नमस्कार, स्वागत है आप लोग का फिर से आपके परिवार परम आईएएस ऑफिसर के इस प्लेटफॉर्म में। मैं अनुराग आप लोग का स्वागत कर रहा हूं। तो आपको पता है कि बीपीएससी में अपने झंडे गाड़ने के बाद परम आईएएस अब आपके लिए एक नई तरह की बैच के लिए यहां पे हम लोग तैयार हैं। जैसे कि आपको पता है कि टीचर की वैकेंसी आने वाली है, 46,000 44,000 प्लस वैकेंसी है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा मौका है आप लोगों के लिए एक सरकारी नौकरी पाने का। तो हर बच्चों का एक सपना होता है सरकारी नौकरी पाने का। तो मैं बोल रहा हूँ कि हमारे तरफ से ये एक पहल है जहाँ पे हम आपको एक सरकारी नौकरी देने का पूरी तरह से प्रयास करेंगे। तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि जैसे कि कोई भी एग्जाम होता है तो उसके एग्जाम को पैटर्न को समझना बहुत जरूरी होता है, और उसके एग्जाम को पैटर्न को समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पीवाईक्यू, आप पहले उसको क्या कीजिए, पहले उसको आप वहां पे विजिट कीजिए, उन क्वेश्चनों को लगाइए, तब आपको पता चल जाएगा कि बेसिकली क्वेश्चन का क्या पैटर्न है और आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आ सकते हैं। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर प्रीवियस ईयर्स आपने अगर टेकल कर लिया तो समझ ले कि 40% काम आपका हो गया, बाकी 60% काम आपके तैयारी पे है। ठीक है, अब वो भी काम आपको करने की जरूरत नहीं है, उसकी भी जिम्मेदारी मैंने ही ले ली है, हम ही लोगों ने ले ली है। तो आपके लिए यहाँ पे हम लोग प्राइम आईएएस से क्या कर रहा है, जहां पे हम लोग क्या करें, अभी तो फिलहाल मैं अभी आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की बैंक जो है वो आपको मैं वहां पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को यहाँ पे टैकल करेंगे। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वैसे क्वेश्चन जिनके एग्जाम में आने की चांसेस बहुत ज्यादा है, उन क्वेश्चनों को मैं लेके आऊंगा। और इसी दौरान हम लोग एक बैच भी लॉन्च करने वाले हैं बीपीएससी टीचर के लिए, जहां पे एक कंप्लीट आपको एक प्लेटफॉर्म, एक कंप्लीट तैयारी की जाएगी, जहां पे आपको कंप्लीट लेक्चर दिए जाएंगे। उसके बाद पीवाईक्यू दिए जाए, पीवाईक्यू तो मैं करवा रहा हूं, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टॉपिक वाइज वो आपको दिए जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि मैं बोल रहा हूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो यहां पे हमने ये इस पहल को शुरुआत की है, इस पहल के साथ आप हमारे साथ जुड़िए, जहां पे मैं टॉपिक वाइज क्वेश्चनों को लेके आ रहा हूं। तो साइंस को लेके सबसे ज्यादा परेशान अगर कोई बच्चे किसी टॉपिक में होता है वो है साइंस में, क्योंकि आपको पता है कि बीपीएससी के ने अभी हाल फिलहाल में जितने भी एग्जाम लिए हैं, सभी बच्चों को सबसे ज्यादा किसी ने परेशान किया है तो वो साइंस के क्वेश्चन ने किया है। और इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है, इसकी सबसे बड़ी वजह है कि बच्चे डेप्थ एनालिसिस नहीं करते हैं। डेप्थ एनालिसिस का मतलब ये हुआ कि जैसे कि मैं अब आपको बोलूंगा कि समुद्र में आपको अगर मोती चाहिए तो सिर्फ ऊपर तैरने से कुछ नहीं होने वाला, आपको अंदर समुद्र के अंदर पहुंचना ही पड़ेगा। एकदम डुबकी आपको अंदर तक पहुंचनी पड़ेगी, एकदम समुद्र के अंदर आपको जाना ही पड़ेगा, नीचे एकदम, तभी जाके मोती मिलेगा। तो वैसे ही यहाँ पे साइंस जैसे कि टॉपिक है, आप सिर्फ ऊपरी ऊपर पढ़ेंगे तो उससे कुछ होने वाला नहीं, आपको एकदम अंदर तक स्टडी करनी पड़ेगी, पूरे अंदर डेप्थ एनालिसिस करना पड़ेगा, तब जाके आप क्वेश्चनों को टेकल कर पाएंगे। और अभी जो क्वेश्चन आ रहे हैं बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ रहे हैं, तो अब जब तक आप कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाएंगे, तब तक क्वेश्चन को बनाना आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अब क्वेश्चनों का पैटर्न बदल रहा है। पहले सिंगल लाइनर क्वेश्चन आते थे, आप देखेंगे आपने कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन अब ज्यादा आ रहे हैं, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इन क्वेश्चनों को टेकल करने का सबसे इंपॉर्टेंट तरीका होता है कॉन्सेप्ट। आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तभी इन क्वेश्चनों को आप टेकल कर पाएंगे, अन्यथा मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि बीपीएससी ने जो अभी हाल फिलहाल में जितने भी आपने देखे एग्जाम में बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे हैं, और आने वाले एग्जाम में भी आपको उन्हें देखेंगे बहुत ही अच्छे लेवल के साइंस के क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस पहल को शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, ज्यादा समय व्यतीत ना करते हुए हम आते हैं अपने इस सेशन को शुरू करते हैं। ठीक है, तो परम आईएएस आपके लिए यहाँ पे फिलहाल अभी मैं आज जो हम देखेंगे, जो मैंने टॉपिक सुना है वो है हमारा ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन सारे क्वेश्चनों को मैं देखूंगा, और ठीक है, और समझे, और इसी के आधार पे हम क्या करेंगे, जो भी इसके बाद जो नई सीरीज आएगी जहां पे मैंने बोला मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, उनको मैं लेके आऊंगा, वहां पे हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलो आते हैं पहले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या किया है, तो पहले क्वेश्चन में भैया यहाँ पे कहानी यहाँ पे दी हुई है कि बोला गया है आपसे कि ईएनटी विशेषज्ञ द्वारा निम्नलिखित में किस तरह के दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ईएनटी मतलब, अब आपको पता है कि भाई डॉक्टर साहब के पास आप जा रहे हैं, ठीक है, ईएनटी डॉक्टर के पास जा रहे हैं, ठीक है, आप डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं, ठीक है, तो डॉक्टर साहब क्या करेगा, तो आपको दांत की जांच करता है। तो दांत की जांच करने के लिए क्या करता है, वो एक खास तरह के मिरर का इस्तेमाल करता है। तो वो कौन सा मिरर है, ऑप्शन देख लेते हैं, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, प्लेन मिरर, मोर देन वन, या इनमें से कोई नहीं। तो जिस लेंस का इस्तेमाल, जिस दर्पण का इस्तेमाल करता है, दैट इज अवतल दर्पण होता है, दैट इज कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करता है। तो कॉनकेव मिरर की मैं बात करूं, तो कॉनकेव मिरर की मैं बात करता हूं, तो कॉनकेव मिरर का ये भैया यूज करता है। तो कॉनकेव मिरर की बात करूं, तो मैं अगर आपसे एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछूं यहां से कि कॉनकेव मिरर का तो ये इस्तेमाल कर रहा है, तो कॉनकेव मिरर में मुझे बताइए ऑब्जेक्ट को कहां रखा होगा। जैसे कि मेरा दांत एज ए ऑब्जेक्ट है, तो दांत को मैं अगर ऑब्जेक्ट मान लूं
तो लेंस और हमारा जो मिरर है और हमारा जो क्या बोलता है जो दांत है जिसको मैंने ऑब्जेक्ट माना वो कहां पे इसको रख रहा होगा। तो मान लेता हूं कि ये हमारा मिरर है, यहां पे मान लेता हूं फोकस, ये मान लेता हूं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये ऑब्जेक्ट दांत को कहां रख रहा होगा, तो एफ और पी के बीच में रख रहा होगा। और जब ये एफ और पी के बीच, फोकस पी मतलब पोल और पी एफ क्या हो जाएगा, फोकस उस लेंस का, इसके बीच में रखेगा तो इमेज हमेशा कहां बनती है, बिहाइंड द मिरर बनती है और इमेज मैग्नीफाइड हो जाती है। तो कॉनकेव जो हमारा मिरर होता है उसमें एक ही ऐसी कंडीशन होती है जहां पे इमेज हमारा कैसा बनता है, हमारा इमेज बनता है वर्चुअल, कैसा बनता है, काल्पनिक बनता है। कब, जब हम पोल और फोकस के बीच को ऑब्जेक्ट रखे। तो मैंने दांत को कहां रखा होगा, उस डॉक्टर ने दांत को कहां रखा होगा, पोल और फोकस के बीच, और इमेज कैसा हो जाता है, मैग्नीफाइड हो जाएगा और इमेज कैसा बनेगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन यहां पे क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा मेरा राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या बोला गया है। यदि तरंग दैर्घ्य बैगनी से लाल रंग की तरफ बढ़ाया जाए तो चमक, ठीक है, द वेवलेंथ इज इंक्रीजिंग फ्रॉम वायलेट टू रेड, देन ब्राइटनेस, ब्राइटनेस क्या होगी, पहले बढ़ेगी फिर घटेगी, पहले घटेगी फिर बढ़ेगी, स्थिर रहेगी, इनमें से अच्छा एक से अधिक या में कोई भी नहीं। ठीक है, अब यहां पे आते हैं इसकी क्या कहानी है। देखो मैं बोल रहा हूं कि भैया हमारी पहले ब्राइटनेस कैसी थी, तो पहले मैंने मान लेता हूं कि मैंने किसी चीज को जलाया, ठीक है, तो जलाने के बाद देखो मैंने क्या बोला कि आपके पास है, जब भी किसी चीज को आप जलाएंगे तो अलग अलग आपको कलर प्रोड्यूस होते हैं। जैसे कि आपने कोयले को कभी जलाया होगा तो देखो कैसा कलर रहता है, वो लाल। आपने किसी को गैस को जब जलाया होगा तो देखो कैसी फ्लेम रहती है, ब्लू। तो अलग अलग कलर प्रोड्यूस यहां पे होते हैं। तो बेसिकली 7 तरह के कलर प्रोड्यूस होते हैं और बचपन से हम जान रहे हैं दैट इज विबग्योर। कौन से हैं, विबग्योर। ठीक है, कौन सा कलर है ये, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो मैं आपसे बोलूं कि एनर्जी का ऑर्डर मुझे बताइए, तो एनर्जी का ऑर्डर मुझे बताइए कि सबसे ज्यादा किस रंग में एनर्जी है। तो भैया वायलेट, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, और लास्ट में कौन हो जाएगा, रेड। तो मतलब ये हुआ कि जिस, मान लेता हूं कोई चीज जल रही है, अब वहां से वायलेट कलर अगर रिलीज हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके पास एनर्जी ज्यादा है। अगर मान लेता हूं कि कोई चीज जल रही है, वहां से रेड कलर प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके पास एनर्जी कम है। तो रंग के आधार पे हम क्या करते हैं, ये पता कर पाते हैं कि भैया उसके पास एनर्जी कम है या ज्यादा। जैसे कि मैं आपको बोलूंगा कोई स्टार है, जैसे स्टार के बारे में हमको पता करना है कि भैया उसके पास एनर्जी कम है या ज्यादा है, ज्यादा एनर्जी है कम है, तो वहां से जो लाइट आएगी, मान लेता हूं कि वहां से वायलेट कलर आ रहा है, तो हमको पता चल जाएगा कि भैया उसके पास एनर्जी ज्यादा है। रेड कलर है तो उसके पास एनर्जी कम है। तो इसके आधार पे हम क्या करते हैं, एनर्जी पता कर पाते हैं। ठीक है, तो मुझे बोला कि क्या बोला गया, वेवलेंथ जो इंक्रीज कर रहा है, वायलेट से रेड की तरफ जा रहा है, तो वायलेट से रेड की तरफ जा रहा है, मतलब कि एनर्जी इसके पास शुरुआत में ज्यादा थी, अब क्या होने लगी, कम होने लगी। तो एनर्जी ज्यादा है तो चमक भी तो ज्यादा होगी। तो भैया यहां पे क्या हो जाएगा, तो इसके पास चमक पहले ज्यादा थी, अब धीरे धीरे चमक क्या होने लगी, कम होने लगी। तो पहले चमक क्या थी, इसके पास अधिक थी, अब चमक क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, पहले क्या होगी, पहले बढ़ेगी और फिर क्या होने लगेगी, घटने लगेगी। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला गया। क्वेश्चन नंबर 3, 5 डायोप्टर तथा 4 डायोप्टर की शक्ति वाले दो, ठीक है, लेंस है हमारे पास कि समाक्षी रूप से 10 सेंटीमीटर दूरी पे अलग अलग रखा गया है, तो इसके संयोजन से बने लेंस का फोकस आपको पता करना है। ठीक है, द कन्वर्जिंग लेंस ऑफ पावर 5 डायोप्टर एंड 4 डायोप्टर आर प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर अपार्ट, द फोकल लेंथ ऑफ द कंबाइंड लेंस विल बी। ठीक है, तो ये भाई इसको हमको बताना है। मतलब ये बोला गया कि आपके पास 2 लेंस है, और कौन से लेंस है, तो आपके पास है कन्वर्जिंग अभिष्कारी। तो अभिष्कारी किसे बोलते हैं, इसी भाई साहब को। तो मैंने भैया ये दो लिया, कन्वर्जिंग लेंस है। कन्वर्जिंग लेंस इसको क्यों बोलते हूं, क्योंकि लाइट को कन्वर्ज करने के लिए भैया जैसे लाइट आता है तो ये लाइट को क्या कर देता है, कन्वर्ज कर देता है, इसी वजह इसका नाम क्या पड़ जाता है, कन्वर्जिंग लेंस। और इसका एक और नाम है क्या, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस भी बोलते हैं, और इसी को हम उत्तल दर्पण के भी नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, तो उत्तल दर्पण, कन्वेक्स, ये सब इसके नाम है। तो मैंने बोला कि ये 2 लेंस लिए, अब मैंने बोला कि इसको कुछ सर्टेन डिस्टेंस पे मैंने रख दिया, डी डिस्टेंस पे रखा। इसका पावर मान लेता हूं कि P1 है और इसका पावर मान लेता हूं कि P2। तो नेट P नेट कितना होगा, मतलब कि नेट पावर इसके पास कितना होगा। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं हम लोग, तो क्या करते हैं, कुछ नहीं, P1 प्लस P2 माइनस P1 P2 इंटू डी, ये करते हैं तब जाके पी नेट मेरा आ जाएगा। ठीक है, आपसे पी नेट पूछा है कि फोकल पूछा है, तो आपसे पूछा फोकल है, तो पी नेट आपको पता हो तो पी पावर बराबर क्या होता है, 1/f, फोकस लेंथ के 1/f हो जाता है। अगर पावर पता चल गया तो फोकल लेंथ भी निकाल सकते हैं।
ठीक है। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, पावर को देखता हूं। तो पावर भैया इसका पहले का कितना था, तो पहले का दिया हुआ है आपको 5, तो मैंने भैया लिख दिया यहां पे 5, ठीक है। दूसरे का कितना दिया हुआ है 4, तो मैंने दूसरे का लिख लिया 4, 5 4 9, ठीक है। अब यहां पे माइनस समथिंग मैं करूंगा, ठीक है। अब देखो मैं अगर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता तो ऐसे कर सकता, तो मैं आपको एक फॉर्मूला ही बता दूंगा, वहां से भी आंसर आएगा, वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा। लेकिन एग्जाम में मैं बोलता हूं कि एग्जाम को एक क्वेश्चन को कैसे टैकल करना, वो अपने आप में एक स्मार्ट अप्रोच होना चाहिए, क्योंकि वहां पे टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो अगर मैं क्वेश्चन को टैकल करता तो कैसे करता, देखो यहां पे मैं आपको फॉर्मूले के ढंग से भी बता देता। देखो 5 और 4 कितना हो जाएगा, ये 9, ये वैल्यू कितनी है 9, तो 9 वैल्यू है, और 9 में यहां पे कुछ माइनस हो रहा है, तो मतलब कि सम, तो जो भी वैल्यू आ गई वो कैसी होगी, 9 से कम होगी, 9 से कम होगी, तो 9 से कम होगी भैया, 9 से कम वैल्यू है, तो मतलब कि पावर जो भी होगा, मतलब 9 से कम वैल्यू मैं उसको 8 मान लेता हूं, सपोज दैट मैंने 8 मान लिया। तो अब मुझे पता करना है फोकस, तो फोकस बेसिकली यहां पे क्या है, P अपॉन F, और ये वैल्यू कब होती है, जब ये मीटर में हो। अगर यही सेंटीमीटर में रहा तो किसने कैसे लिखूंगा, 100/F इन सेंटीमीटर। अब आंसर मुझे देखना है कि भैया मीटर में कि सेंटीमीटर में, सबके आंसर सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में तो मैं क्या करूंगा, मैंने पावर को 8 मान लिया, 9 से कम मतलब कि 8 मैंने मान लिया। अब मुझे निकालना है, तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, तो 100 यहां पे पावर है, तो पावर को यहां पे इस फॉर्मूले से मैं कोरिलेट करता हूं, ठीक है। तो यहां पे पावर बराबर क्या लिखूंगा, 100/FC, तो मतलब कि यहां पे क्या हो जाएगा, F बराबर क्या लिखूंगा, 100/P, और P का वैल्यू कितना मैंने निकाला है 8, तो P को मैं यहां पे 8 से यहां पे रिप्रेजेंट करता हूं 8। अब इसको तुम डिवाइड कर दो, देखो वैल्यू कितनी आएगी, तो वैल्यू देखना कम लगभग देखना, ये 12 के आसपास ये वैल्यू आएगी, 12 के आसपास आ रही है, तो मतलब कि आंसर जो भी होगा वो 12 के आसपास होगा, या 12 के आसपास होगा। तो आंसर देखते हैं भैया 12 से क्या हो सकता है ये, तो ये वैल्यू हमेशा क्या होगी, 12 के आसपास होगी, या 12 से ज्यादा होगा, 12 से ज्यादा वैल्यू होगी। तो देखो यहाँ पे वैल्यू देखोगे, पहली है ये क्या है 11, तो भैया देखो ये मुझे मैंने बोला कि आंसर जो भी आएगा 12 से ज्यादा आएगा, तो ये वैल्यू यहाँ पे देखो 11 है, क्या ये ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। क्या ये ऑप्शन होगा, ये तो 9 है, ये तो और कम हो जाए, ये भी नहीं होगा, ये होगा, ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा, ना तो ए, ना तो बी, ना तो सी, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। या तो मैंने अपने तरीके से बनाया, लेकिन मैं तुम बोलूंगा नहीं भैया मुझे फॉर्मूले से ही बताइए, तो फॉर्मूले से मैं बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फॉर्मूला आपके पास यहां पे दिया हुआ, पी नेट बराबर इतना है, इसी पी नेट को मैं फोकल लेंथ के टर्म में अगर कन्वर्ट करना चाहूं, तो एफ नेट बराबर क्या लिखूंगा, तो यहां पे पी को 1/F, यहां पे 1/F, और माइनस यहां पे क्या लिखूंगा, डी अपॉन F1 इंटू F2 लिख दूंगा, सारा डाटा यहां पे डाल देता हूं, ठीक है। तो यहां पे मुझे बताओ इसकी पास पावर कितनी थी 5, तो यहां पे इसको क्या लिखूंगा 1/5, फिर यहां पे क्या लिखूंगा, यहां पे 1/4, यहां पे 1/4 माइनस, उसके बाद क्या लिखूंगा भैया, यहां पे डिस्टेंस कितनी दी हुई है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर यहां पे है, और यहां पे 5 इंटू 4, इसको सॉल्व कर लो, तो 1/5 प्लस 1/4 माइनस कितना हो जाएगा 10/20। अब इसको तुम सॉल्व करोगे तो आंसर देखना हमेशा क्या आ जाएगा, लगभग 13 या 14 के आसपास आ रहा है आंसर, मतलब कि 12 से ज्यादा आ रहा है, तो मतलब कि ना तो ए होगा, ना तो बी होगा, ना तो सी होगा, ठीक है। चलो तो आंसर यहां पे हमारा आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला गया, प्रकाश की किरण का प्रकिरण कहलाता है, द स्कैटरिंग ऑफ बीम, ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड व्हाट, ठीक है। क्या बोला गया, ठीक है, टिंडल इफेक्ट, कैल्विन इफेक्ट, न्यूटन्स इफेक्ट, वही एक इसमें से कोई नहीं या एक से ज्यादा। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, प्रकिरण की ऑफ प्रकिरण की बात कर रहे हैं, ठीक है। प्रकिरण का मतलब क्या होता है, स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है, तो लाइट का बिखरना ही क्या कहलाता है, स्कैटरिंग। सपोज जैसे मान लेता हूं कि यहां पे बहुत सारे पार्टिकल है, सपोज दैट बहुत सारे एयर पार्टिकल हैं, जैसे कि मैं एयर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जैसे आसमान की मैं बात कर रहा हूँ, तो बहुत सारे एयर पार्टिकल हैं, वहां पे एयर पार्टिकल मिलेंगे आपको, बहुत सारे आपको वाटर वेपर भी मिलेंगे, बहुत सारे डस्ट वस्ट भी मिलेगा। तो लाइट यहां से आ रही है, और लाइट आ रही तो इस पार्टिकल से टकराई, और टकराने के बाद क्या हो जाती है, इसके डायरेक्शन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, फिर इस पार्टिकल से टकराएगी तो फिर इसका डायरेक्शन बदल जाएगा, फिर इस पार्टिकल से टकराएगी इसका डायरेक्शन बदल जाएगा, मतलब टकरा रही है बिखर रही है, टकरा रही है बिखर रही है, टकरा रही है बिखर रही है, टकरा रही है बिखर रही है। तो लाइट टकरा रही है पार्टिकल से, और डायरेक्शन क्या हो जा रहा है उसका, बदल जा रहा है, मतलब क्या हो रही है, बिखर रही है। तो लाइट का बिखरना ही क्या कहलाता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहलाता है, ठीक है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहलाता है। तो अब यहां पे मैं बोलूंगा कि देखो बेसिकली आपने जो टिंडल इफेक्ट देखा होगा, बेसिकली ये किसको रिप्रेजेंट करता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट को। जैसे कि मान लेता हूं आपको, मैं बोलूंगा कि मान लेता हूं कि आपने एक पानी लिया, ठीक है,
पानी लिया है, जैसे कि अगर सॉल्यूशन कैसा हो, कोलाइडल सॉल्यूशन अगर हो, सॉल्यूशन कैसा हो, कोलाइडल सॉल्यूशन अगर हो, ये कोलाइडल सॉल्यूशन रहा, तो इसमें मैं क्या करूंगा, एक टॉर्च से मैं इसको, टॉर्च यहां पे मैंने लिया और टॉर्च मैंने यहां पे दिया है, तो टॉर्च से जब देखूंगा तो यहां पे देखना आपको क्या होगा, टिंडल इफेक्ट नजर आएगा। टिंडल इफेक्ट का मतलब लाइट यहां पे देखेगी बिखरी हुई नजर आएगी, इस पूरा ये आपको पूरा पाथ नजर आएगा। पूरा पाथ क्यों नजर आया, क्योंकि इसके अंदर के जो पार्टिकल है उसने लाइट को पूरी तरह से बिखेर दिया, जिसकी वजह से पूरा पाथ आपको नजर आएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। या आपने कभी देखा होगा टिंडल इफेक्ट, जैसे कि आपने देखा होगा कि सन की लाइट कभी आती है, बचपन में देखा होगा कभी भी, जैसे कि घास फूस के जो घर होते हैं तो वहां से एक लाइट आती है ऐसे, ठीक है, और लाइट आती है तो देखना वहां पे बहुत सारे पार्टिकल आपको नजर आते हैं, एकदम विजिबल रहते हैं। क्यों वैसे क्यों नजर आ रहे हैं, क्योंकि लाइट आ रही है, पार्टिकल क्या कर रहे हैं, उस लाइट को क्या कर रहा है, बिखेर दे रहा है, तो बिखेर रहा है, जिसकी वजह से पूरा पाथ आपको नजर आ रहा है। तो पाथ को विजुअल है, क्यों, लाइट को क्या कर रहा है, इसने स्कैटर कर दिया। इसी को बोल देते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोल देते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। अच्छा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से ही आपका आसमान, हमारा आसमान कैसा नजर आता है, ब्लू नजर आता है। क्यों, लाइट आती है, आसमान के आसपास जितने भी पार्टिकल हैं वो क्या करते हैं, लाइट से टकराते हैं, लाइट को बिखेर देते हैं, लाइट को टकराते हैं, लाइट को बिखेर देते हैं, तो बिखेर देते हैं। और मैक्सिमम कौन सी लाइट बिखरती है, जिसका वेवलेंथ ज्यादा होता है, जिसका वेवलेंथ सबसे कम होता है वो ज्यादा स्कैटर होती है। तो बेसिकली वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ये लाइटें सबसे ज्यादा स्कैटर होती हैं, लेकिन हमको ब्लू ही नजर आता है क्योंकि हमारी आंखें काफी सेंसिटिव होती हैं ब्लू रे के प्रति, इसी वजह से आपको आसमान कैसा नजर आए, तो आपको ब्लू नजर आता है। स्कैटरिंग की वजह से हमारा आसमान ब्लू नजर आता है, ठीक है। चलो आते हैं नेक्स्ट पे, क्या बोला गया है, क्या होता जब प्रकाश हवा से कांच के स्लैब में क्या करती, प्रवेश करती है। व्हाट हैपन व्हेन लाइट एंटर ए ग्लास स्लैब फ्रॉम एयर। तो मतलब यह बोला गया कि यहां पे मान लेता हूं कि ये भैया यहां पे एयर है, ठीक है, और ये मान लेता हूं कि ग्लास है, सपोज दैट ये मेरा ग्लास है। अब एयर से भैया कहां जा रही है लाइट, ग्लास में जा रही है, तो एयर यहां से आई और भैया ये यहां पे आए, ग्लास में एंटर करिए। देखो होना क्या चाहिए, होना यह चाहिए था कि एयर से आई, गिलास में घुसी और ये लाइट को ऐसे नॉर्मली पास कर जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता यहां पे क्या है कि लाइट थोड़ी सी क्या हो जाती है, ये थोड़ी सी मुड़ जाती है, यहां पे लाइट क्या हो जाती है, थोड़ी सी मुड़ जाती है, और इसी घटना को क्या बोल देते हैं हम लोग, रिफ्रैक्शन बोल देते हैं, इसी को बोल देते हैं अपवर्तन बोलते हैं। तो जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है ये थोड़ी सी मुड़ जाती है, और इसी घटना को क्या बोल देते हैं, अपवर्तन बोल देते हैं या रिफ्रैक्शन बोल देते हैं। अब सवाल यहां पे उठता है कि लाइट तो मुड़ रही है, ठीक है, लाइट तो मुड़ रही है, लेकिन लाइट, अब यहां पे मुड़ने के भी दो तरीके होते हैं, या तो लाइट जो हमारा ये नॉर्मल, ये इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नॉर्मल बोलते हैं, ठीक है, इसी को बोलते हैं लंबवत, ठीक है। इसको मैंने क्या नाम दिया, इसको मैंने इंसिडेंट रे, आपतित किरण, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आपतित किरण बोलेंगे। और ये कौन सी है, रिफ्रैक्टिव, मतलब ये कौन सी, ये परावर्तित किरण है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा लंबवत है, नॉर्मल है। तो अब जो हमारी लाइट जो होती है या तो नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी या नॉर्मल से दूर मुड़ेगी, ये दो कंडीशन होती है। अब ये क्या होता है, जब भी मीडियम मेरा कैसा हो, डेंसर हो, मतलब ये कैसा हो, सघनन हो, और डेंसर मतलब सघनन, यहां पे बता देता हूं, डेंसर हो और डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है, ठीक है, रेयर मीडियम में, मतलब कि यहां पे कैसा, सघनन से विरल में अगर जा रही है लाइट, तो बेसिकली लाइट क्या होगी, कैसे मुड़ेगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर भागेगी। लेकिन मैं उल्टा कर दूं, उल्टा मतलब कर दूं, मतलब कि रेयर से, ठीक है, रेयर से कहां कर दूं मैं इसको, रेयर से कहां कर दूं, डेंसर कर दूं। डेंसर का मतलब यहां पे कौन सा हो जाएगा, उल्टा, मतलब कि मैंने क्या लिया, विरल से सघनन मीडियम में ले लूं, तो भैया यहां पे क्या होगा, नॉर्मल किधर जाएगी, नॉर्मल, सॉरी, जो लाइट जो मुड़ेगी वो किधर मुड़ेगी, नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी। यहां पे देखो किधर मुड़ रही है, नॉर्मल की तरफ लड़ी है। तो ये फ्रैक्शन में ये सब होता है, ठीक है। तो यहां पे मैंने बोला कि भैया जो लाइट मुड़ रही है, इस घटना को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे, ये क्या हो जाता है, ये पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होगा, ये तो होगा नहीं, ये सामान्य से, अच्छा यहां पे ऑप्शन भी है, ये सामान्य से दूर झुक जाएगी, ये सामान्य से की और झुकेगी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सामान्य मतलब लंबवत के बारे में बात कर रहा है, तो वो उसकी और झुकेगी, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या बोला गया, वह घटना जिसके कारण प्रकाश नीला दिखाई पड़ता है। अभी मैंने आपको बताया कि प्रकाश नीला क्यों दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि लाइट क्या हो रही है, एयर में बहुत सारे पार्टिकल है, ठीक है, हमारे आसमान के आसपास बहुत सारे पार्टिकल है, एयर जा रही है उससे टकरा रही है, टकरा रही है और क्या कर रही है, बिखर जा रही है। लाइट का बिखरना ही क्या कहलाता है,
प्रकिरण कहलाता है, स्कैटरिंग कहलाता है। तो लाइट बिखर रही है, तो बिखर रही है तो जिसकी वजह से आपको आसमान आपको ब्लू नजर आ रहा है। लेकिन मैं आपसे पूछूंगा कि भैया ये तो मुझे समझ में आ गया कि स्कैटरिंग की वजह से भैया ये हो रहा है, ठीक है, ये तो मुझे पता है। तो प्रकाश का कौन सा हो जाएगा, प्रकाश का प्रकिरण, प्रकाश स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से आपको आसमान ब्लू नजर आ रहा है। लेकिन लाइट के पास तो 7 कलर है, लाइट के पास कितने कलर है, 7 कलर है। कौन से, विबग्योर जिसको हम बोलते हैं। विबग्योर मतलब कौन सा, तो वायलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो मुझे सिर्फ ब्लू ही क्यों नजर आ रहा है, रेड क्यों नहीं नजर आ रहा है, येलो क्यों नहीं नजर आ रहा है, ऑरेंज क्यों नहीं नजर आ रहा है, ग्रीन क्यों नजर आ रहा है, भैया हमको ब्लू ही क्यों नहीं नजर आ रहा है, और वायलेट क्यों नहीं नजर आ रहा है। सवाल यहां पे ये उठता है। अब यहां पे देखो इसका क्या उत्तर हो सकता है। बेसिकली जो स्कैटरिंग जो होती है लाइट की, स्कैटरिंग की मैं बात कर रहा हूं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो प्रकिरण होती है, ये बेसिकली किस पे करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के। वेवलेंथ का मतलब किसके पे, तरंग दैर्ध्य पे, ठीक है, इस पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसी को बोलते हैं वेवलेंथ। इसी को क्या बोल देते हैं हम लोग, वेवलेंथ पे ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब ये कि जिसका वेवलेंथ जितना ज्यादा होगा वो कम स्कैटर होगा, और जिसका वेवलेंथ कम होगा वो ज्यादा स्कैटर होगा। सिंपल सी बात है। तो मैं बोलूंगा कि भैया इसमें सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसके पास है, तो रेड के पास भैया वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, और सबसे कम वेवलेंथ किसके पास है, तो भैया इसके पास है। तो मैंने बोला कि यहां पे स्कैटरिंग का रिलेशन हमने निकाल लिया, जिसका वेवलेंथ ज्यादा वो कम स्कैटर, और जिसका वेवलेंथ कम वो ज्यादा स्कैटर। तो मुझे बताओ सबसे ज्यादा स्कैटर कौन होगा, सबसे ज्यादा कौन सी किरण प्रकिरण होगी, तो कौन सी होगी, वायलेट, उसके बाद इंडिगो, उसके बाद ब्लू। लेकिन मुझे तो मैंने बोला कि भैया आसमान तो आपको ब्लू नजर आ रहा है, वायलेट नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्यों ऐसा, इसलिए। तो लाइट बेसिकली देखा जाएगा वायलेट सबसे ज्यादा स्कैटर यही होती है, उसके बाद इंडिगो होगी, उसके बाद ब्लू होती है। लेकिन आसमान हमको ब्लू ही नजर आ रहा है, ये कलर का क्यों नहीं नजर आ रहा है, इसलिए क्योंकि मैंने आपको बोला कि हमारी जो आंखें होती है काफी सेंसिटिव होती हैं ब्लू कलर के लिए, इसी वजह से ये आंखें ब्लू कलर को ज्यादा डिटेक्ट कर लेती हैं। और जो वायलेट और इंडिगो कलर जो वहां पे हमने स्कैटर हुआ है आसमान में, तो बहुत सारे पार्टिकल होते हैं, जैसे ओजोन हो गया, वाटर वेपर हो गया, बहुत सारे पार्टिकल क्या करते हैं, इस कलर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और हमारे आंख तक ये नहीं पहुंच पाते, इसीलिए बस आपको ब्लू ही नजर आता है। लेकिन स्कैटर कौन होगा, सबसे ज्यादा कम, और सबसे कम कौन होगा, स्कैटर रेड। और जो सबसे कम स्कैटर होता है वो लंबी डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है, इसी वजह से रेड जो होता है, जब सिग्नल देखते हैं डेंजर सिग्नल में, हम किसको यूज करते हैं, रेड सिग्नल के तौर पर रेड को करते हैं। क्यों, ये सबसे कम स्कैटर होगा क्योंकि वेवलेंथ इसके पास ज्यादा है, और जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है वो लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। जैसे कि आसमान की मैं बात करूं, आसमान में देखा जाएगा तो भैया आप देखेंगे चाहे कि जैसे शाम का समय होता है, सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय आसमान आपको कैसा नजर आता है, रेड नजर आता है, या सन कैसा नजर आता है, आपको रेड नजर आता है। क्यों, इसी वजह से क्योंकि उस समय सन जो होता है हमारे हमसे काफी ज्यादा दूर पे, तो सबसे ज्यादा दूर पे है, तो जब दूर है वो दूर लाइट वहां से सातों कलर आ रही है, सातों आ रही हैं, लेकिन मेरे पास कौन सी लाइट पहुंची, सिर्फ रेड। क्यों, क्योंकि ये बाकी लाइटें क्यों नहीं पहुंचे, क्यों, ये सभी लाइटें क्या हो जाती हैं, स्कैटर हो जाती हैं, आ रही हैं स्कैटर हो गई, 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 मतलब मेरे आंख तक पहुंच ही नहीं पा रही है, स्कैटर हो गए, रास्ते में ही जब क्या हो गया, स्कैटर हो गई, मेरे आंख तक कौन सी लाइट पहुंच पाई, सिर्फ रेड। क्यों, क्योंकि इसकी वेवलेंथ मैक्सिमम है, तो भैया कम स्कैटर होगा और लंबे डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन से बहुत सारी चीजें हम यहाँ पे बताने की कोशिश में कर रहा हूँ। ठीक है, टिक मार के निकल जाऊंगा वो तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको बहुत सारी चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हो क्या रहा है। फील जब तक आप नहीं करेंगे साइंस को, तब तक आपके लिए बहुत समस्या हो सकती है। इसलिए साइंस ऐसा टॉपिक है, सबसे आसान टॉपिक यही होता है, सबसे ज्यादा स्कोर यही दे सकता है, लेकिन तभी होगा जब आप उसको फील करेंगे। जब तक फील नहीं करेंगे तब तक बड़ा समस्या हो जाएगी। ठीक है, चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया निम्नलिखित में कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुपयोगी के लिए सबसे प्रयुक्त है। विच ऑफ द फॉलोइंग फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइस इज मोस्ट सुटेबल फॉर डिजिटल एप्लीकेशन। ठीक है, तो डिजिटल एप्लीकेशन के लिए भैया कौन सा होता है, तो यहाँ पे कौन सा होगा हमारा, यहाँ पे तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, फोटो वोल्टिक सेल का इस्तेमाल हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पे, क्या बोला गया है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, इससे आसान कोई क्वेश्चन ही नहीं हो सकता। ठीक है, सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी।
कौन कर सकता है भाई? तो मुझे बताओ कौन करेगा? सोलर एनर्जी है। तो सोलर एनर्जी को भैया, सोलर एनर्जी से मतलब कि मैं बात कर रहा हूं, तो सोलर एनर्जी है भैया, और सोलर एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो मुझे बताओ भैया, आपने देखा होगा सोलर प्लेट, सोलर प्लेट पे सन की लाइट आ रही है, और सन की लाइट जब आती है वो किस फॉर्म में आती है? फोटोन के फॉर्म में आती है। किसके फॉर्म में आती है? फोटोन। फोटोन क्या है? पार्टिकल है, एनर्जी पैकेट है। एनर्जी पैकेट के फॉर्म में क्या होता है? फोटोन बेसिकली लाइट के फॉर्म में आते हैं, ठीक है, ये एनर्जी पैकेट है, ठीक है। फोटोन के फॉर्म में लाइट आती है, इससे स्ट्राइक होगी, और ये एनर्जी क्या हो जाएगी? जो एनर्जी इसके पास है वो एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो भैया कौन सा हो जाएगा? फोटोवोल्टिक सेल। आंसर क्या हो जाएगा इसका? फोटोवोल्टिक सेल हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ड्राई सेल तो आपको पता है, बैटरी के बारे में बात कर रहे हैं, और वोल्टिक सेल भी कौन सा होता है? वही आपकी प्राइमरी सेल होता है। ये कर नहीं सकता है, कौन करेगा? तो फोटोवोल्टिक सेल ही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी। आते हैं नेक्स्ट पे, क्या बोला गया? एक उत्तल लेंस का फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, पानी में इसे डुबाने से यह कार्य करेगा। अच्छा, एक कॉन्वेक्स लेंस हैज फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गई बात। व्हेन इमर्ज इन वाटर इट विल एक्ट एज, जब इसको पानी में डालूंगा तो ये किस तरह से बिहेव करेगा? ऑप्शन देख लेते हैं। 10 सेंटीमीटर के एक उत्तल लेंस की तरह, 10 सेंटीमीटर के एक अवतल लेंस की तरह, ग्रेटर देन मतलब कि ज्यादा, 10 सेंटीमीटर से ज्यादा एक उत्तल लेंस की तरह, ठीक है, और उपयुक्त में कोई नहीं, और एक से अधिक, ठीक है। ये अब आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो मैं बात कर रहा हूं कि एक उत्तल लेंस की बात कर रहा हूं, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस की बात करो, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है। तो नॉर्मली इसके पास हमने बात ले कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। अब मैं इसको क्या कर रहा हूं? ये भैया क्या करता है? लाइट को कन्वर्ज करता है, ये आपको पता है, लाइट कन्वर्ज करता है, ये कन्वर्जिंग लेंस के नाम से भी इसको जानते हैं। मैंने क्या किया? इसको उठा के मैंने डाल दिया पानी में। तो लो भैया, मैंने इसको क्या कर दिया? पानी में डाल दिया। तो पानी में डाल दिया, तो अब इसके साथ क्या होगा? ये भाई साहब, अब मैंने इसको पानी में डाल दिया, अब ये किस तरह से बिहेव करेगा ये आपको बताना। इसके फोकल लेंथ में क्या कोई बदलाव होगा या किस तरह से बिहेव करेगा? अब मैं बात करूं, देखो जैसे मैंने इसको पानी में डाला तो क्या होगा बदलाव? इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, म्यू जो होता है, म्यू जिसको मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलता हूं, अपवर्तक कोण जो होता है, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, ये बेसिकली क्या हो जाएगा? इसका कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होने का मतलब क्या होता है? कि लाइट क्या होगी? अब कम मुड़ेगी। लाइट क्या होगी? अब कम मुड़ेगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा, लाइट उतनी ज्यादा मुड़ती है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो गया तो लाइट उतनी कम मुड़ेगी। तो लाइट क्या हो जा रही है? लाइट जो हो रही है वो अब क्या होगी? कम मुड़ रही है। तो कम मुड़ रही है, क्यों मुड़ रही है? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका कम हो गया, और कम मुड़ रही है। तो मुझे बताओ उसके वजह से पावर पे क्या असर हुआ? अब एक मैं बात बताता हूं, मान लेता हूं कि एक लेंस ये मेरे पास है, एक लेंस ये है, ये लाइट को ज्यादा मोड़ रहा है और ये लाइट को कम मोड़ रहा है। तो मैं बोलूंगा कि पावर किसके पास है ज्यादा? जो लाइट को ज्यादा मोड़ेगा। पावर का मतलब क्या होता है कॉन्वेक्स लेंस में? कॉन्वेक्स लेंस का मतलब जो लाइट को ज्यादा मोड़े, वो जितना ज्यादा मोड़ेगा उसके पास उतनी पावर, जो कम मोड़ेगा उसके पावर उसकी कम। तो भैया लाइट कम मुड़ रही है, तो लाइट कम मुड़ी तो मतलब पावर में क्या असर पड़ा? पावर हमारा घट गया। तो पावर क्या हो गया हमारा? तो पावर मेरा क्या हो जाएगा? जो हो जाएगा वो घट जाएगा। पावर क्या हो गया? घट गया। पावर घट गया तो फोकल लेंथ पे क्या असर पड़ेगा? फोकल लेंथ पे मैं आप बताता हूं, पावर बराबर लिखते हैं 1/f, ठीक है। तो पावर देखो इस पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब कि उल्टा रिलेशन है। पावर बढ़ेगा तो फोकल लेंथ घट जाएगी, और अगर पावर घटा तो फोकल लेंथ बढ़ जाएगी, ठीक है। तो भैया मुझे बता, उल्टा रिलेशन है, तो पावर यहां पे घटा, तो पावर घटा तो फोकल लेंथ क्या होगी? बढ़ जाएगी। पहले फोकल लेंथ कितनी थी? 10 सेंटीमीटर, अब क्या हो जाएगी? 10 से ज्यादा हो जाएगी। तो मुझे बताओ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 10 सेंटीमीटर से ज्यादा फोकल लेंथ हो जाएगी इस भाई साहब की, ठीक है। यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर चाहिए आपसे, कि मैंने बोला कि जो है म्यू वो घट गया, क्यों घटा? पानी में मैंने इसको डाल दिया और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घट गया। इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर आप लोग दीजिएगा, ठीक है। चलो मैं देखता हूं कि आप लोग की भैया आपकी नॉलेज चेक करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला गया कि हालांकि दृश्य प्रकाश के लिए जल पारदर्शक होता है, दूरस्थ वस्तुओं को जल की महीन बूंदों से निर्मित कोहरे में नहीं देखा जा सकता है। यह इसीलिए होता है क्योंकि ऑल्दो वाटर इज ट्रांसपेरेंट टू विजिबल द लाइट, distant object cannot be seen in a fog form by fine water droplet, this is because, ठीक है।
तो क्या क्वेश्चन पूछा गया कि नॉर्मल से देखा जाए तो बोला गया है कि भैया जो जो हमारा लाइट होता है वो जल के लिए पारदर्शी, जल जो मान लेता हूं कि मैं जल के नीचे में से, जैसे कि जल है, ठीक है, यहां मैं मान लेता हूं कि पानी है, ठीक है, यहां पानी है, बाल्टी मैंने यहां पे कुछ भी रख दिया, मैंने यहां पे कुछ लो, मैंने इसमें एक बाल्टी रख दी, ठीक है, और ऊपर से मैं इसको देख रहा हूं, तो ऊपर से देख रहा हूं ऐसे, तो मुझे देखना कि बाल्टी आपको एकदम मस्त दिखेगी, कोई दिक्कत नहीं है, चकाचक दिख रही है आपको, कोई समस्या नहीं हो रही, ठीक है। मतलब ये हुआ कि पानी जो होता है वो कैसा है, ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, लाइट उसको आराम से पास कर पा रही है, ठीक है, तो चीजें भी आपको देख पा रहे हैं। लेकिन वही काम जब कोहरे के समय बोलता हूं, तो कोहरा भी जो होता है, तो कोहरे के समय आपने क्या देखा होगा, जब कोहरा आता है, फॉग जब आता है बहुत ज्यादा, तो विजिबिलिटी कम हो जाती है, चीजें आपको दिखाई नहीं पड़ती है ढंग से, और जबकि कोहरे में भी क्या है, यही वाटर तो है, तो फिर यहां पे क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो इसका क्या कारण हो सकता है, देखो यहां पे मैं बता रहा हूं, बेसिकली यहां पे पानी जो है यूनिफॉर्मली है पूरे चारों तरफ, यूनिफॉर्मली मतलब कि पूरी तरह एक जैसे, पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए आप इसको आराम से देख सकते हैं। लेकिन कोहरे में क्या समस्या है, कोहरे में क्या होता है, कोहरे में भैया यहां पे देखो क्या होता है कि कोहरे के समय जो एयर जो होती है, जो एयर वाटर वेपर होते हैं, वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट के तौर पे पूरे के पूरे इन्वायरमेंट में क्या रहते हैं, हमारे फैले हुए रहते हैं। वाटर वेपर जो होते हैं, जैसे कि वो वाटर जो होता है, वाटर वेपर के फॉर्म में छोटे छोटे एयर ड्रॉपलेट में चारों तरफ फैला हुआ रहता है। तो क्या ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। अब क्या करेगी, अब लाइट आ रही है, अब यहां पे लाइट आ रही है, तो लाइट क्या करेगी, इससे टकराएगी, तो भैया ये लाइट को क्या करेगा, बिखेरने का काम करेगा, फिर इससे टकराएगी, ये लाइट को क्या करेगा, बिखेरने का काम करेगा, फिर ये लाइट यहां से टकराएगी, ये लाइट को क्या करेगा, बिखेरने का काम करेगा। तो मतलब यहां पे आराम से पास हो जा रही थी क्योंकि यूनिफॉर्मली है, लेकिन यहां पे क्या कर रही है, ये जो छोटे छोटे कोहरे के जो वाटर पार्टिकल हैं, ये यहां पे लाइट को क्या कर रहे हैं, बिखेरने का काम कर रहे हैं, मतलब लाइट को स्कैटर कर रहे हैं, और स्कैटर कर रहे हैं जिसके वजह से आप लाइट आपके तक पहुंचने में समस्या पैदा कर रही है, ठीक है, बैरियर का काम कर रहे हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि चीजें दिखना थोड़ी सी मुश्किल हो जाता है, धुंधली आपको दिखाई पड़ती है क्योंकि लाइट यहां पे स्कैटर हो जाता है, ठीक है, इस वजह से यहां पे हो जाता है। तो भैया यहां पे क्या होता है, अधिकतर प्रकाश जो होता है वो बिखर जाता है, इस वजह से आपको चीजें दिखाई नहीं देती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, एक वर्तीय प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो निम्नलिखित में कौन सी वस्तु का गुण, कौन से वस्तु का गुण नहीं बदलता। अच्छा ठीक है, मोनोक्रोनाइट लाइट एंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी डज नॉट चेंज, कौन सी प्रॉपर्टी नहीं बदलती, आते हैं इस पे, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, वेलोसिटी, इनमें से एक से ज्यादा और कोई नहीं। चलो आते हैं यहाँ पे, कॉन्सेप्ट को समझते हैं भैया, कॉन्सेप्ट की क्या कहानी है। यहाँ पे मैं बोलूंगा कि भैया मैंने क्या लिया है, एक मैंने यहाँ पे मीडियम ले लिया है एयर, ठीक है, अब मैंने यहाँ पे मीडियम ले लिया है वाटर, ठीक है। अब लाइट भाई साहब यहाँ पे आ रही है, तो लाइट आ रही है, तो लाइट यहाँ पे क्या होगी, मुड़ जाती है, ठीक है, तो मुड़ेगी किधर, नॉर्मल की तरफ या नॉर्मल से बाहर, नॉर्मल की तरफ। क्यों, कैसा मीडियम है ये है कौन सा, रेयर मीडियम, ये कौन सा है, डेंसर मीडियम, ठीक है। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा था, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो लाइट आ रही है, तो लाइट नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी, नॉर्मल की तरफ मुड़ गई, ठीक है, लंबवत की तरफ मुड़ जाएगी। तो अगर मैं बोलूं कि अब लाइट तो मुड़ रही है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो इसमें कौन कौन से बदलाव, इसके गुण में कौन कौन से बदलाव आएंगे, फ्रीक्वेंसी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, एम्पलीट्यूड पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी वेलोसिटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मुझे एक चीज तुम ये बताओ, आखिर लाइट मुड़ क्यों रही है, लाइट आखिर मुड़ क्यों रही है, मैंने मीडियम चेंज किया, ये एयर है ये वाटर है, लाइट मुड़ ही क्यों रही है। मैं तो बोलूंगा नहीं मुड़नी चाहिए थी, लेकिन लाइट मुड़ रही है। लाइट इसीलिए मुड़ रही है क्योंकि यहां पे वेलोसिटी बदल जा रही है, वेलोसिटी बदल जा रही है। वेलोसिटी क्यों बदल रही है, क्योंकि ये मीडियम कैसा है, ये मीडियम थोड़ा सा हल्का मीडियम है लाइट के लिए, ये थोड़ा सा भारी मीडियम है। भारी मीडियम का मतलब यहां पे भैया, अब देखो मीडियम जो होता है, माध्यम जो होते हैं वो लाइट के लिए बैरियर का काम करते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे कि लाइट की सबसे ज्यादा स्पीड किस में होती है, तो निर्वात में होती है, निर्वात मतलब कि वैक्यूम में, उसके बाद निर्वात मतलब कि वैक्यूम में होती है, उसके बाद किस में होगी, उसके बाद एयर में रहती है, उसके बाद वाटर में रहती है, और उसके बाद किस में रहती है, सॉलिड में रहती है, ठोस वस्तुओं में होती है। तो बेसिकली जो माध्यम होता है वो लाइट के लिए बैरियर का काम करता है। वैक्यूम में कोई नहीं है तो आराम से भाई साहब लाइट पास कर जा रही है। कितनी स्पीड है,
3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। एयर में आएगी तो एयर के पार्टिकल लाइट को क्या करेंगे, रोकने का काम करते हैं। लाइट आ रही है, लाइट के पार्टिकल को रोक रहा है, लाइट के पार्टिकल को रोक रहा है, तो भैया इसके लिए बैरियर का काम कर रहा है, इसको रोकेगा, इसकी स्पीड यहां पे कम हो जाएगी। वाटर के मॉलिक्यूल्स और ज्यादा पास पास में आपस में जुड़े रहते हैं, तो भैया ये लाइट को और ज्यादा रोकेंगे, और ज्यादा रोकेंगे, तो यहां पे स्पीड और कम हो जाएगी। सॉलिड में पार्टिकल तो सब बहुत ज्यादा एकदम पकड़े रहते हैं, आपस में बहुत ज्यादा क्या रहते हैं, आपस में चिपके हुए रहते हैं बहुत ज्यादा, वाटर की तुलना में भी, तो ये लाइट को और ज्यादा रोकेंगे। तो बेसिकली सबसे ज्यादा बैरियर का काम कौन करेगा, सॉलिड। तो सबसे कम स्पीड किसमें, इसमें, सबसे ज्यादा स्पीड इसमें। अब यहां पे देखो क्या खेल हो रहा है, एयर आ रही है तो एयर यहां पे मीडियम हवा, हवा है, और यहां पे देखो ये मीडियम कैसा, वाटर। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, इसको रोकने का काम करेंगे, रोकने का काम करेंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे स्पीड कम हो जाएगी, और इसी के वजह से लाइट क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। बात समझ में आई? लाइट कम मुड़ने का कारण क्या होता है कि स्पीड ही लाइट की क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो स्पीड कम हो जाती है, तो मतलब यहां पे क्या होगा, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इसका वेग जो होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वेलोसिटी कम हो जाएगी, तो भैया उसके बाद मुझे बताओ कि इसके वेवलेंथ पे क्या असर पड़ेगा। तो वेवलेंथ जो होता है वो भी भैया कम हो जाएगा, क्योंकि स्पीड कम तो वेवलेंथ भी कम हो जाएगा, स्पीड बढ़ेगी तो वेवलेंथ भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों बदलने वाली हैं। और क्या नहीं बदल, तो एक ये दोनों बदल, लेकिन एक चीज होती है वो नहीं बदलती है, दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट लाइट। ठीक है, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी, तो मैं बोलूंगा फ्रीक्वेंसी नहीं बदल रही। फ्रीक्वेंसी का मतलब कि इसका आवर्त नहीं बदल रहा है। तो क्यों नहीं बदल रहा है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो होती है किसी भी लाइट की, वो सोर्स पे डिपेंड करती है। अलग सोर्स से अगर आएगी लाइट तो उसकी फ्रीक्वेंसी अलग हो सकती है। ठीक है, सन से आ रही है लाइट तो सोर्स तो मेरा वही है, तो बेसिकली फ्रीक्वेंसी बेसिकली सोर्स पे डिपेंड करती है, वो किसी और कारण वजह से ये नहीं बदल सकती है। ठीक है, तो बेसिकली फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कांस्टेंट रहेगी, बाकी सारी चीजें क्या हो जाएगी, बदल जाएंगी। क्या बोला, कौन सा गुण नहीं बदलता है, तो भैया फ्रीक्वेंसी आपकी नहीं बदलेगी, ये भी बदलेगा, ये भी बदल जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। और क्या नहीं बदलेगा, कलर भी नहीं बदलता है, कलर भी नहीं बदलेगा। ठीक है, कलर भी यहां पे नहीं बदलेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोला गया, लेंस की शक्ति मापी जाती है, पावर ऑफ लेंस इज मेजर बाय, बताओ इससे आसान क्या क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, क्या बोला गया, डायप्टर, आयंस, कैंडेला और मोर देन वन। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। पावर को कैसे फाइंड आउट करते हैं, पावर बराबर क्या लिखते हैं, 1/f। एफ क्या होता है, फोकल दूरी। ठीक है, मीटर में ऐसे रहता है, अगर सेंटीमीटर में डाटा रहा तो आपको सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये होता है पावर। ठीक है, तो P बराबर 1/fc मीटर में, और सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा, 100/f हो जाएगा। ठीक है, चलो अच्छा एक चीज मैं आपसे पूछता हूं, चलो मुझे बताओ, एक चीज मुझे बताओ, यहां से क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि अगर मैं बात करता हूं, एक कॉन्वेक्स लेंस लेता हूं, ठीक है, और एक मैंने कॉन्वेक्स, एक लिया है कॉनकेव और एक लिया है कॉन्वेक्स, एक लिया है मैंने उत्तल लेंस और एक लिया है अवतल लेंस। ठीक है, अब मुझे बताओ कि मान लेता हूं कि मैंने अपना, जैसे कि आपको पता है कि किसी व्यक्ति को मायोपिया हो जाता है, निकट दृष्टि दोष, एक को हाइपरमेट्रोपिया होगा, दूर दृष्टि दोष, तो भैया लेंस, वो चश्मा पहनता है, चश्मा बेसिकली क्या है, वो लेंस का काम कर रहा है। तो लेंस का काम करता है, तो आपने सुना होगा कि भैया इसके लेंस की पावर प्लस में है और इसकी पावर, लेंस की पावर माइनस में। तो मान लेता हूं कोई व्यक्ति कौन उत्तल लेंस पहनता है, तो उसका पावर क्या होगा, प्लस में होगा कि माइनस में, या ग्लास जो यूज किया गया है वो अवतल लेंस किया गया, तो इसका पावर प्लस में होगा कि माइनस में होगा, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, चलो बताओ आंसर इसका क्या होगा, कमेंट सेक्शन में जल्दी बताओ मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या बोला गया, प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर से संचरण किस घटना के अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है। ट्रांसमिशन ऑफ लाइट एनर्जी इन ऑप्टिकल फाइबर इज डन बाय एप्लीकेशन ऑफ विच फेनोमेनन। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर की बात कर रहे हैं, ऑप्शन देख लेते हैं, क्या बोला गया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है, डिफ्रैक्शन विवर्तन, उसके बाद है अपवर्तन, ठीक है, और बाकी इनमें से एक ज्यादा और कोई नहीं। ऑप्टिकल फाइबर की बात कर रहे हैं, तो ऑप्टिकल फाइबर आपको पता है कि भैया हमारे पास जो भी इंटरनेट पहुंच रहा है, डाटा जो पहुंच रहा है इंटरनेट, वो किसके माध्यम से पहुंचता है, ऑप्टिकल फाइबर की वजह से। हमने पूरे अपने कॉन्टिनेंट को ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्ट करके रखा है, और उसी ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से ही डाटा हमारे पास पहुंचता है।
ठीक है, आपको पता होगा कि अभी आपने सुना होगा कि लक्षद्वीप को अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ रहे हैं ताकि वहां के लोग भी इंटरनेट का इस्तेमाल कर पाए। हम उन लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऑप्टिकल फाइबर की बहुत सारी लाइनें, पाइपें बिछाई जाती हैं, समुद्र के अंदर ही रहता है। कभी कभी आपने कहा भूकंप आ जाता है तो नेट आपका काम से, इंटरनेट ढंग से नहीं चलता क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर थोड़ी सी कहीं कहीं टूट जाती है, तो लीकेज हो जाता है। तो ऑप्टिकल फाइबर किस प्रिंसिपल पे काम करती है, आता हूं यहाँ पे। तो ऑप्टिकल फाइबर में देखो क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर मतलब कि ये वहां पे इस तरह का बहुत ऑप्टिकल फाइबर मतलब कि इस तरह की पाइप है, ठीक है। यहां पे क्या होता है कि इसको इस तरह से हम क्या करते हैं, ऑप्टिकल फाइबर को इस तरह से बनाते हैं, इसकी यहां पे जो लेयरिंग इस तरह से हम करते हैं कि बेसिकली क्या होता है कि यहां से मान लें कि डाटा गया, तो डाटा यहां पे गया, डाटा यहां पे जैसे इससे टकराएगा ऊपरी सरफेस से, ये क्या कर जाएगा, इस तरह से लौट जाएगा। मतलब यहां पे क्या होगा, फिर से ऐसे टकराएगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो यहां पे बेसिकली होता क्या है, यहां पे होता है TIR, होता है TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। तो किस प्रिंसिपल पे काम करता है ये, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है यहां पे ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। और यहां मैं अगर कंडीशन पूछूं TIR के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट यही होती है कि अगर टोटल इंटरनल, पूर्ण आंतरिक आपको परिवर्तन करना है तो इसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए। पहली कंडीशन मैं बताता हूं, पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, जो क्रिटिकल एंगल जो होना चाहिए, सॉरी इंसिडेंट एंगल जो होना चाहिए आपका, इंसिडेंट एंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। मतलब जो क्रांतिक कोण जो होता है, इससे जो हमारी वैल्यू होनी चाहिए किसकी, आपतित कोण की, ये ज्यादा होनी चाहिए। तो आपतित कोण जो होता है वो बड़ा होना चाहिए किससे, क्रांतिक कोण से। ये पहली कंडीशन है, तभी जाके TIR होगा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, एग्जाम में पूछ सकता है आपसे, दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, दूसरी कंडीशन होनी चाहिए मीडियम। मीडियम मतलब हमेशा कैसा होना चाहिए, हमेशा मीडियम डेंसर से रेयर मीडियम होना चाहिए, ठीक है। कैसा मैंने होना चाहिए, रेयर मीडियम होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि कैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए आपका कौन सा, ये आपका होना चाहिए कौन सा, सघनन माध्यम से, सघनन माध्यम से कहना चाहिए विरल माध्यम होना चाहिए, तब जाके TIR होता है। TIR ऑप्टिकल फाइबर इसी पे भाई साहब बेस्ड होती है, ठीक है। तो TIR पे बहुत सारे आपके एप्लीकेशन हम यूज कर रहे हैं, जैसे कि आपने इंडोस्कोपी करवाई होगी। इंडोस्कोपी हमारे बॉडी के अंदर जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, इंटरनल ऑर्गन होते हैं, उसकी जांच करने के लिए इंडोस्कोपी की जाती है। तो इंडोस्कोपी में भी किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो भैया इंडोस्कोपी में भी इसी TIR प्रिंसिपल पे ही काम करता है, इंडोस्कोपी इसको हम लोग करते हैं, ठीक है। तो यहां पे भी TIR की इस्तेमाल किया जाता है। या आपने देखा होगा मिराज, ठीक है, मिराज, फॉर्मेशन ऑफ मिराज, देखो मिराज आपने देखा होगा अक्सर कहां पे बनता है, ये रेगिस्तानी वाले इलाके में, तो ये भी किस पे बेस्ड होता है, TIR पे बेस्ड होता है। डायमंड, डायमंड का चमकना, ठीक है, साइनिंग ऑफ डायमंड, डायमंड भी जो चमकता है वो भी किस पे होता है, तो भैया इसी प्रिंसिपल पे ये काम करता है। डायमंड को इस तरह से काटा जाता है कि लाइट अंदर गई और अंदर जाने के बाद क्या हो जाती है, पूरी तरह से अंदर TIR होने लगता है, लाइट अंदर फंस जाती है, बाहर ही नहीं निकल पाती है। तो बाहर ही नहीं निकल पाएगी तो भैया इस वजह से डायमंड आपका चमकने लगता है, TIR वहां पे होता है, ठीक है। कंडीशन यहां पे है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा राइट आंसर। अच्छा एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, TIR यहां पे जो देख रहे हैं वो आपको इसमें, और रिफ्लेक्शन जो होता है, परावर्तन होता है, दोनों एक ही जैसा आपको लग रहा है। जैसे कि परावर्तन की मैं बात करूं तो परावर्तन कैसे होता है, मैंने बोला एक सरफेस है और सरफेस पे लाइट टकराई और टकराने के बाद क्या गई, दूसरी डायरेक्शन में मुड़ गई, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। आपको देख नहीं रहा यहां पे रिफ्लेक्शन की तरह, आपको ये ऐसा फील नहीं हो रहा कि यहां पे भी इस तरह से कुछ हो रहा है, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं, अब देखो मेरा क्वेश्चन तुमसे यहां पे है, मैं तुमसे क्वेश्चन एक पूछ रहा हूं कि अगर मान लेते कि रिफ्लेक्शन की तरह जब यहां पे हम क्या कर रहे हैं, इसको भाई साहब डाटा को मूव करवा रहे हैं, तो यहां पे ग्लास ही लगा देते हैं। ऑप्टिकल फाइबर में तो आपको यहां पे लेयरिंग करनी पड़ती है, इस तरह से लेयरिंग करनी पड़ती है कि यहां पे TIR करवाना पड़ेगा। मैंने बोलूंगा कि भैया उतना नहीं करना मुझे, मैं यहां पे ग्लास लगा देता हूं, ग्लास लगा देता हूं और डाटा को भैया यहां से इसमें भेज दूंगा, जैसे रिफ्लेक्शन हो रहा है वहां पे, यहां पे भी होगा। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, अगर मैंने ग्लास लगा दिया तो क्या समस्या हो जाएगी, ऑफ कोर्स यहां पे लगा सकता हूं, डाटा तो मूव कर ही जाएगा, लेकिन यहां पे मैं ग्लास को नहीं लगाता हूं क्योंकि वो मेरे लिए तो सस्ता है, लेकिन यहां पे नहीं लगा पा रहा हूं, नहीं लगाता हूं, क्यों, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना, ऐसा क्यों, अगर मैंने ग्लास को लगा ही दिया तो क्या समस्या हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, तो भाई साइंस ऐसा टॉपिक है जहां पे आपको सोचना पड़ेगा, बिना सोचे आप साइंस को, मैं बार बार कह रहा हूं, आप समझ नहीं सकते, ठीक है, सोचना पड़ेगा तभी चीजों को आप बहुत ही बेहतरीन ढंग से, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए हर कॉन्सेप्ट आपका, ठीक है। चलो आते हैं यहाँ पे, वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण क्या है, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट इन द एटमॉस्फेयर इज कॉज्ड बाय, ठीक है।
कार्बन डाइऑक्साइड, धूल कण, जल वाष्प, ठीक है। तो मैं बोला हूं कि भैया जो हमारा स्कैटरिंग होता है, एयर में क्या होते हैं, बहुत सारे पार्टिकल पाए जाते हैं, एयर के पार्टिकल हैं, ठीक है। एयर के कौन से पार्टिकल, बहुत सारी गैसेज हैं, वहां पे आपको डस्ट पार्टिकल मिलेगा, वाटर वेपर मिलेगा, ये सब मिलके क्या करते हैं, लाइट को स्कैटर करने का काम करते हैं। तो भैया कार्बन कौन सा, CO2, ये भी स्कैटर करने का काम करेगी, धूल कण भी करेंगे, जल वाष्प भी करेंगे, मतलब कि उपयुक्त में एक से अधिक। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या बोला गया। दो समतल रेखा छिद्रों द्वारा निर्मित एक व्यक्तिकरण प्रारूप से उचित प्रतियोगिता आई है, ठीक है भाई। यदि कोई एक रेखा छिद्र बंद होता है तो उसी स्थान पे तीव्रता I0 हो जाती है, और I और I0 के बीच में क्या संबंध। ये थोड़ा सा अभी तक का सबसे ठीक ठाक क्वेश्चन मुझे यही लगा, ठीक है, अभी तक, ठीक है। कहां पूछा गया भाई, 2023 BPSC 9 to 10 वाले में, ठीक है। ये थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन है अभी तक में। एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं क्या बोला गया है। इन एन इंटरफ्रेंस पैटर्न फॉर्म बाय टू आइडेंटिकल स्लिट द मैक्सिमम इंटेंसिटी इज I, ठीक है भाई। इफ वन स्लिट इज क्लोज, ठीक, द इंटेंसिटी एट द सेम प्लेस बिकम I0। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन I एंड I0। चलो देख लेते हैं क्या बोला गया है। आपने देखा होगा कि डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया होगा, डबल स्लिट, यंग्स भाई साहब ने एक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया था, और डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बेसिकली किस पे बेस्ड होता है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ठीक है। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का मतलब होता है व्यक्तिकरण, ठीक है। लाइट का क्या कर रहे हैं, व्यक्तिकरण कर रहे हैं। तो हमने क्वेश्चन क्या बोला गया है कि मान लेता हूं कि यहाँ पे दो सीट आपको दिए, मैंने यहाँ पे एक टॉर्च लगाया, ठीक है, कोई सोर्स ले लिया, मैंने टॉर्च ले लिया। अब यहां से बेसिकली लाइट निकल रही है, तो लाइट निकलेगी यहां से ऐसे, तो लाइट बेसिकली इस तरह से निकल रही है। और देखो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बेसिकली लाइट के वेव नेचर को बताता है, ठीक है। लाइट के वेव नेचर को बताता है, ये बताता है कि लाइट वेव के फॉर्म में ट्रेवल कर रही है। तो इस स्लिट से मैं बोलूंगा कि भैया लाइट वेव के फॉर्म में निकल रही है, ठीक है भाई। दूसरे में देखेंगे तो दूसरे में वेव इसी फॉर्म से निकलेगी, और यहां पे मैंने एक स्क्रीन रख दी है, तो स्क्रीन में क्या होगा, अलग अलग पैटर्न बनेंगे। कहीं पे आपको लाइट ब्राइटनेस नजर आएगा, कहीं पे डार्क, कहीं पे ब्राइट, कहीं डार्क, कहीं पे ब्राइट, कहीं पे डार्क, कहीं पे ब्राइट, कहीं पे डार्क, ऐसा आपको एक नया पैटर्न देगा। इसी को बोल देते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अब क्या बोला गया कि बेसिकली दो छिद्र थे, ठीक है, दो छिद्र थे पहले में, तो अब उसने क्या किया, लाइट निकल रही थी, उसकी इंटेंसिटी कुछ और थी, ठीक है। इंटेंसिटी कितनी दे दी हुई है, तो पहले में दिया हुआ है दो समतल रेखाओं, ठीक है, यदि एक को बंद कर दिया जाता है तो अच्छा I0 हो जाती है, तो अच्छा ठीक है, ठीक है। तो पहले कितनी थी तीव्रता I, अब एक छिद्र को, पहले दो छिद्र थे, ठीक है, दो छिद्र थे, अब मैंने क्या किया, एक छिद्र को बंद कर दिया, तो दो छिद्र थे, तो उस समय इंटेंसिटी कितनी थी I। अब जब एक छिद्र को बंद कर दिया तो इंटेंसिटी कितनी हो गई, I0, ठीक है। फिर से समझो, दो छिद्र थे, लाइट निकल रही है, लाइट की इंटेंसिटी कितनी मान ली मैंने, I, ठीक। अब एक छिद्र को बंद कर दिया, अब लाइट जो निकल रही है उसकी इंटेंसिटी कितनी है, I0, ठीक है। अब इन दोनों के बीच रिलेशन निकालना है, तो कुछ नहीं है, आराम से निकाल लेंगे। तो मैं बोलूंगा कैसे निकाला जाए। देखो इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो होती है वो एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, मतलब कि डायरेक्टली, और इसके स्क्वायर पे, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे बेस्ड होती है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज एम्पलीट्यूड, मतलब एम्पलीट्यूड का मतलब आयाम जो होता है इसके स्क्वायर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं कि अब देखो जब भी दो लाइट आपस में मिल रही हैं, तो यहां पे दो छिद्र हैं, तो दो छिद्र से जब लाइट आपस में मिलती हैं तो मैंने बोला कि ब्राइटनेस डायरेक्टनेस, और यहां पे क्या बोला गया है, उचित तीव्रता क्या है, उचित पे, मतलब कि मैक्सिमम इंटेंसिटी, अच्छा पैटर्न में फॉर्म द टू आइडेंटिकल स्लिट द मैक्सिमम इंटेंसिटी इज I, ठीक है। मैक्सिमम इंटेंसिटी यहां पे दी हुई है, तो मतलब क्या हुआ कि देखो जब दो क्या बोलते हैं वेव आपस में मिलेंगे तो कहीं ब्राइटनेस बन रहा है, कहीं डार्कनेस बन रहा है। तो ब्राइटनेस कहां बनेगा, जहां पे दो वेव सेम फेज में आपस में मिलती हैं। जब दो वेव सेम फेज में आपस में मिलेंगी तो उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। ध्यान से समझना मेरी बात, दो वेव आपस में जब आपस में मिलती हैं, सेम फेज में मिलेंगी, तो उनका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। एम्पलीट्यूड बढ़ा तो ब्राइटनेस। जब दो वेव, यही दो वेव जा रही हैं, आपस में मिलेंगी लेकिन अपोजिट फेज में मिलेंगी, अपोजिट फेज में मिलेंगी तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, तो एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, तो वहां पे डार्कनेस बनेगी।
एम्पलीट्यूड जब दोनों का एक साथ मिलेगा सेम फेज में, एम्पलीट्यूड बढ़ गया तो ब्राइटनेस बढ़ जाएगी, एम्पलीट्यूड अपोजिट फेज में मिला तो भैया वहां पे एम्पलीट्यूड मिनिमम हो जाएगा तो वहां पे आपको डार्कनेस मिल जाएगी। यहां पे बोला कि मैक्सिमम इंटेंसिटी की बात कर रहा है, मतलब कि एम्पलीट्यूड बढ़ गया है। तो मान लेता हूं कि शुरुआत में बेसिकली इसका एम्पलीट्यूड ए है, इसका ये मान लेता हूं कि एम्पलीट्यूड ए है, तो दोनों आपस में मिलेंगे तो मुझे बताओ a प्लस ए कितना हो जाएगा, a प्लस ए हो जाएगा 2a। तो शुरुआत में 2a है। अब मैंने जब एक छिद्र को बंद किया तो एक जब छिद्र बंद करूंगा तो मुझे बताओ छिद्र बंद करने के बाद एम्पलीट्यूड इस दूसरे केस में क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। दूसरे केस में क्या हो जाएगा, ए। पहले केस में दोनों वेव आपस में मिल रही हैं तो इसका एम्पलीट्यूड ए, इसका एम्पलीट्यूड ए, दोनों को मैंने ऐड किया 2a, एक छिद्र बंद कर दिया, अब इसका एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, ए। तो शुरुआती केस में मैं देखो एम्पलीट्यूड पे इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करी, तो इस केस की बात कर रहा हूं फर्स्ट केस में। तो फर्स्ट केस में एम्पलीट्यूड पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एम्पलीट्यूड कितना है 2a, तो 2a को मैं स्क्वायर कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, छिद्र बंद किया, एम्पलीट्यूड ए था, तो दूसरे केस में जो आई नॉट दिया हुआ है तो इसमें एम्पलीट्यूड कितना मैंने ले लिया ए, तो ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा। तो आई और आई नॉट का रेशियो मेरे पास आ गया 4a स्क्वायर और ए स्क्वायर। अब मैं यहां पे मैं डाल देता हूं तो आई अपॉन आई नॉट बराबर क्या लिख सकता हूं, रेशियो अगर लूंगा तो पहले का रेशियो कितना है 4a स्क्वायर और नीचे वाले का क्या हो गया ए स्क्वायर। इसको मैं काटूंगा तो मुझे बताओ आई बराबर क्या लिखूंगा भाई, तो 4i नॉट भाई साहब आ जाएगा। तो रिलेशन क्या आ जाएगा, आई बराबर 4i नॉट। ये थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन मैं बोल सकता हूं। ठीक है, तो ऑप्शन आपसे आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की क्या कहानी है। चलो ये भी क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है, ये भी थोड़ा सा ठीक ठाक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी देखते हैं। 600 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य का प्रकाश एकल रेखा छिद्र पर आपतित होता है। विवर्तन प्रारूप का पहला निम्न केंद्र पे 4 मिलीमीटर की दूरी पर प्राप्त होता है। पर्दे और रेखा छिद्र के बीच की दूरी 2 मीटर है, तो रेखा छिद्र की चौड़ाई क्या होगी, लाइट ऑफ कितना 600 नैनोमीटर वेवलेंथ इज इंसिडेंट ऑन द स्लिट सिंगल स्लिट। द फर्स्ट मिनिमम of diffraction pattern is obtained at the distance of 4 micrometer, ठीक है, मिलीमीटर सॉरी, of the center. The distance between the screen and slit is 2 मीटर. What is the width of the slit? चलिए क्वेश्चन लग रहा है बहुत भारी है लेकिन है नहीं, ठीक है, पढ़ने में लग रहा भारी है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो जितने बड़े होते हैं वो उतने आसान रहते हैं, ठीक है। अब मैं बताता हूं क्या कहानी है। देखो डिफ्रैक्शन करवा रहे हैं, डिफ्रैक्शन कैसे करते हैं, डिफ्रैक्शन करने के लिए डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इंटरफेरेंस पे बेस्ड है और सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट डिफ्रैक्शन पे। डिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, बैंडिंग ऑफ लाइट, लाइट का बैंड होना, ठीक है। तो यहां पे मैंने क्या किया, एक स्क्रीन लगाई है, ठीक है, और यहां पे मैंने एक सोर्स लिया है, तो यहां पे छोटे छोटे स्लिट मैंने ले लिए हैं और इसकी लेंथ, इसकी मैं ये जो स्लिट है इसकी लेंथ आपको फाइंड आउट करने की बात की, तो मैं इस स्लिट को बोल दूंगा ए, ठीक है। ये स्क्रीन से इसकी दूरी कितनी दी हुई है, डी दी हुई है, और डी कितनी है भाई, ये देख लूंगा कितनी है, 2 मीटर दी हुई है। चलो भैया यहां पे 2 मान लेता हूं, ठीक है। अब यहां से देखो इस स्लिट से मैं लाइट को यहां पे डाल रहा हूं, तो मैं बोल रहा हूं कि पहला जो आपको मिलेगा कौन सा, पहला क्या बोला गया, लाइट ऑफ द डिस्टेंस, ठीक है, द फर्स्ट क्या बोला गया, द फर्स्ट मिनिमम बिटवीन द स्क्रीन एंड स्लिट, ठीक है। तो पहला मिनिमा जो मिलेगा, तो पहला मिनिमम कहां मिल रहा है, यहां पे, ठीक है। यहां पे देखो जब भी डिफ्रैक्शन होगा यहां पे आपको मैक्सिमम मिलेगा, मतलब यहां पे आपको लाइटनेस ज्यादा आपको मिलेगी। यहां पे फर्स्ट मिनिमम मिल रहा है, मिनिमम मतलब मिनिमम, तो मिनिमम मतलब यहां पे क्या मिलेगा, डार्कनेस मिलेगी, ठीक है। अब ये आपसे पूछा गया इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो मैं क्या करूंगा, यहां से एक एंगल लेने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां से मैंने एक यहां से ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, इस तरह से एक ट्रायंगल मैंने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ये एंगल मैंने मान लिया थीटा, ठीक है, थीटा मान लेता हूं। अब देखो जब मिनिमा होता है तो मिनिमा की कंडीशन क्या होती है, ए साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, ये मिनिमम की कंडीशन होती है, ये आपको पता है तभी आप इस क्वेश्चन को, मिनिमम मतलब कि जहां पे आपको डार्कनेस देखने को ज्यादा मिल रही है, मैक्सिमा जहां पे आपको ज्यादा आपको ब्राइटनेस है। पहला मिनिमा आपको बोला गया, पहला फर्स्ट मिनिमा, तो फर्स्ट मिनिमा है तो यहाँ पे एन लैम्डा में लिख सकता हूं, और एन के पहला मिनिमा है तो एन की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो इसीलिए सीधा सा मैंने इसको लैम्डा लिख दिया, ठीक है। सेकंड मिनिमा रहता तो क्या लिख देता, 2 लैम्डा, तो सिंपल सा फर्स्ट मिनिमा है, ठीक है। अब मुझे ए फाइंड आउट करना है, कैसे फाइंड आउट करूं, वेव देखो यहां पे दिया हुआ है आपको कितना 600 नैनोमीटर, ठीक है। ए आपको फाइंड करना है, साइन थीटा आपको निकालना है। साइन थीटा कैसे निकालूंगा, तो मुझे बताओ ये मान लेता हूं कि इसको एक्स मान लेता हूं, और इस एक्स की वैल्यू आपको दी हुई है, देखो कहीं पे दी हुई है, एक्स की वैल्यू यहां पे दी है 4
mm दी हुई है, तो 4 mm इसको दी हुई है वैल्यू, और d आपको दिया हुआ, तो साइन थीटा बराबर क्या लिखूंगा, x बाई डी लिख सकता हूं कि नहीं, साइन थीटा बराबर x बाई डी लिख सकता हूं कि नहीं, ऑफ कोर्स लिख सकता हूं। तो x की वैल्यू कितनी दी हुई है, तो a बराबर लिखूंगा क्या, 4 mm में दिया हुआ आंसर, ठीक है, और सबका mm में, ठीक है, अपॉन d कितना है 2, और इसकी वैल्यू कितनी है 2 मीटर, तो इसको पहले किस में कन्वर्ट करूंगा, mm में, तो mm में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करूंगा, और 1000 से डिवाइड करूंगा तो 1000 सिंपल से कहां चला जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैं 1000 से डिवाइड, तो मतलब कि सिंपल से हम इसको 10 पे पावर -3 लिख देता हूँ। ये वैल्यू कितनी दी हुई है 600 नैनोमीटर, तो 600 नैनोमीटर है, इसको मैं किस में मिलीमीटर में कन्वर्ट करूंगा, तो 10 पे पावर -6 लिख देता हूँ। ये गया इससे, ये गया इससे, ये गया इससे, ये हो जाएगा 300, तो मतलब कि a की वैल्यू कितनी आ गई 300 अपॉन 10 पे पावर -3, मतलब कि 300 अपॉन 1000, मतलब कि 1000, इसको मैं काटूंगा तो कितना आ जाएगा 0.3, तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन है थोड़े से अच्छे लेवल के हैं, ठीक है, ये आपको जब तक आपने इसको कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा होगा तो तब तक ये क्वेश्चन आपसे हिलने वाला तक नहीं है, ठीक है। तो यही मैं बोलता हूँ कि जब तक साइंस को आप डेप्थ में नहीं पढ़ेंगे तो आपसे क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के हिलने वाले नहीं है। और अभी जो बीपीएससी ने पैटर्न जो पकड़ा है, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, यूपीएससी के पैटर्न को उसने पढ़ के रखा हुआ है, जब तक आप कॉन्सेप्ट आपको पता नहीं है क्वेश्चन आपसे हिलने वाले नहीं है, ठीक है। फिर बाद में छाती पीटोगे कि सर देखिए आपने तो पढ़ा है, मतलब कि हम तो पढ़ के गए थे, क्वेश्चन भारी पूछ लिया, क्वेश्चन भारी तो नहीं पूछा, आपने उसको ढंग से नहीं पढ़ा, इस वजह से आप उसको टैकल नहीं कर पाए, ठीक है। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या बोला गया, at what angle incident of plane polarized light when its quarter wave plane does elliptically polarized light becomes सर्कुलेटरी पोलराइज, मतलब क्या बोला गया कि लाइट को मुझे पोलराइज करना है, ठीक है, और लाइट को पोलराइज करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, तो लाइट को पोलराइज करना है तो किस एंगल पे मैं इसको क्या करूंगा, किसको रखूं, तो इसका देखो नॉर्मली अगर मैं आंसर बोलूंगा तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 45 डिग्री पे इसको रखना पड़ेगा, ठीक है। पोलराइज का मतलब क्या होता है, देखो लाइट क्या होती है कि लाइट किसी भी सोर्स से आती है, अलग अलग डायरेक्शन से आती है, अलग अलग डायरेक्शन से आ रही है, तो पोलराइज ग्लास जो होते हैं वो क्या करते हैं, लाइट को पोलराइज कर देता है, मतलब अलग अलग यहां से यहां से यहां से यहां से अलग अलग डायरेक्शन से। पोलराइज ग्लास क्या करेगा, जितनी भी अलग अलग डायरेक्शन से जो लाइट आ रही है सबको ब्लॉक कर देगा, बस एक डायरेक्शन से उसको पास आउट करेगा, किसको, लाइट को, इसी को बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो ग्लास को मैं किस एंगल पे रखूं कि भैया यहां पे लाइट को पोलराइज कर दे, 45। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की कहानी क्या है, तो क्वेश्चन नंबर आते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आ गया मेरा 15, 16, 17, 18 नंबर। चलो क्या बोला गया, देखो भाई भाई, हाँ ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, ठीक है, ये भी स्टार वाला क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बोला गया, देखो क्या बोला गया है, पहले एक बार देख लेते हैं इंग्लिश में फिर हिंदी में, ठीक है। अच्छा, प्रकाश विद्युत प्रयोग में सोडियम कार्यफलन 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है और टंगस्टन का कितना दिया हुआ है 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसमें दिया हुआ है, ठीक है। दोनों धातुएं समान तरंग दैर्ध्य के पाराबैंगनी प्रकाश से प्रदीप्त होती हैं। यदि टंगस्टन का निरोधी विभव 1.8 वोल्ट मापा जाता है तो सोडियम के निरोधी विभव का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। एक बार फिर से एक बार देखते हैं इंग्लिश में। इन अ फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट बोथ सोडियम वर्क फंक्शन 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड टंगस्टन 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेटल्स आर illuminate with ultraviolet light of the same wavelength if the stopping potential of tungsten is measured as 1.8 volt, the value of stopping potential of sodium will be, ठीक है। तो ये सही मायने में अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों से ये क्वेश्चन नहीं बना होगा, लेकिन देखो बनाने की कोशिश करेंगे तो बन सकता है, ठीक है। अब मैं देखो क्या क्वेश्चन कर रहा है, बहुत से बच्चों को तो समझ में नहीं आया ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है ना। तो कुछ नहीं, मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ तुमको, ठीक है। तो बेसिकली मैं बोलूँ ये कैसा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से संबंधित क्वेश्चन है। देखो मेटल के ऊपर, जैसे कि कोई मेटल की मैं बात कर रहा हूं, कोई मेटल है तो मेटल के ऊपर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन है, और फ्री इलेक्ट्रॉन ही क्या करते हैं, बेसिकली क्या करते हैं, जैसे कि जैसे एनर्जी मिलती है ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मूव करने लगते हैं और करंट का क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं। तो मैं बोलूंगा कि यहाँ बहुत सारे आपके पास इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब यहां से मैं बोलता हूं कि एक लाइट आ रही है, ये लाइट यहां से आ रही है, लाइट आ रही है तो अपने साथ क्या लेके आ रही है, एनर्जी लेके आ रही है। तो ये लाइट एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन के पास पहुंचेगी, तो इलेक्ट्रॉन के पास जैसे ये एनर्जी मिली तो इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को गेन करेंगे, ठीक है, गेन करेंगे, प्राप्त करेंगे। जैसे ही एनर्जी मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन भागने की कोशिश करेगा। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन को भागना है, मान लेता हूं कि ये भैया ये बेसिकली एक एटम की संरचना होती है,
ठीक है। यहाँ पे आ गया आपका पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन चार्ज, ये इसके साथ बंधा हुआ है। क्यों? कि इन दोनों के बीच में एक चार्ज है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये इसको बांध के रख रहा है। इलेक्ट्रॉन बाहर जाने की कोशिश कर रहा है लेकिन जाने नहीं दे रहा, क्योंकि फोर्स यहां पे काम कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन को भागना है, क्या करेंगे? एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जैसे इसको एनर्जी मिलेगी इलेक्ट्रॉन यहां से भाग जाएगा। तो भैया कहां से? तो सन की लाइट, जैसे कि मैं बोलूंगा कि सन की लाइट पड़ रही है, और सन की लाइट मैंने बोला कि फोटोन की फॉर्म में ये क्या होता है? फोटोन क्या है? एनर्जी पैकेट होते हैं, ठीक है। एनर्जी पैकेट के फॉर्म में ये हमारी लाइट क्या करती है? ट्रेवल करती है फोटोन के तौर पे, ठीक है। फोटोन के तौर पे, ये फोटोन के तौर पे ये भैया आ रहे हैं एनर्जी पैकेट के फॉर्म में, इससे टकराएंगे। टकराने के बाद इलेक्ट्रॉन को क्या देगा? एनर्जी देगा। तो पहले क्या करेगा इलेक्ट्रॉन? एनर्जी गेन करेगा, और एनर्जी गेन करके इलेक्ट्रॉन को बाहर जाने की कोशिश करेगा, तो तुरंत ये भाग जाएगा बाहर। भागेगा बाहर, कुछ एनर्जी अपने आप को या इस ऑर्बिट से बाहर जाने के लिए खर्च करेगा, और कुछ एनर्जी, जैसे जो एनर्जी बच जाएगी, कुछ एनर्जी को ये क्या करेगा? स्पीड, मतलब कि मान लेते हैं कि ये भाई साहब बाहर भागा, तो बाहर पहले कुछ एनर्जी इसने क्या किया? इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली, ये इलेक्ट्रॉन बाहर भाग गया, ठीक है। तो पहली एनर्जी यहां पे इसने खर्च करी, दूसरी एनर्जी कहां पे खर्च करेगा? जो थोड़ी बहुत और एनर्जी मिलेगी, इस एनर्जी से ये क्या करेगा? इसकी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, और उस काइनेटिक एनर्जी से क्या करेगा? कुछ भागेगा, स्पीड, कुछ ना कुछ इसके पास स्पीड होगी। भागने का मतलब क्या हो रहा है? कुछ ना कुछ इसके पास स्पीड होगी, वेलोसिटी होगी, कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। तो वो काइनेटिक एनर्जी कहां से मिलेगी? तो भैया जो एनर्जी इसने गेन किया है, ठीक है, कुछ एनर्जी इसने अपने आप को यहां से मुक्त करने में, और कुछ एनर्जी अपने बॉडी, अपने काइनेटिक एनर्जी को बरकरार रखने के लिए इसने बना के रखी हुई है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं। अब जैसे कि जो भी क्या बोलते हैं वेव, जैसे कि सन की लाइट यहां पड़ती है, इलेक्ट्रॉन ये क्या करते हैं? एनर्जी गेन करते हैं, गेन करने के बाद मुक्त होंगे, पहली एनर्जी वहां पे खर्च होगी, और दूसरी एनर्जी खुद को भागने में, तो भागेंगे यहां से। तो इसी इफेक्ट को हम लोग क्या बोल देते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोल देते हैं। आइंस्टाइन भाई साहब ने इसको क्या किया था? बताया था। अब यहां पे देखो मुझे पता करना है, तो मैं बोलूंगा कि इसके पास एनर्जी कितनी है। तो देखो जो फोटोन आ रहे हैं तो उसके पास कितनी एनर्जी होती है? एच म्यू। एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता है? एच म्यू। एच यहाँ पे क्या है? प्लैंक कांस्टेंट, म्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट, ठीक है। तो इसके पास इतनी एनर्जी लेके आया, कुछ एनर्जी इसने अपने आप को मुक्त करने में, और कुछ एनर्जी भागने के तरफ में इसने खर्च की है। तो मैं बोलूंगा कि इसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी है? तो काइनेटिक एनर्जी इसके पास कितनी होगी? तो क्या होगा? इसको मैं लिख सकता हूं क्या? देखो यहां पे लिख सकता हूं क्या? एच म्यू बराबर क्या लिखूंगा? कुछ एनर्जी ये अपने आप को मुक्त करने में लगाएगा, और उसी एनर्जी को क्या बोल देते हैं? वर्क फंक्शन बोल देते हैं। वर्क फंक्शन इसी को बोल देते हैं। और कुछ एनर्जी से क्या करेगा? जो बची हुई एनर्जी है वो अपने आप को मूव करेगा, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में इसका यूज करेगा। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला में यहां क्या लिख सकता हूं? एच म्यू माइनस वर्क फंक्शन। यहां तक ठीक है। अब यहां पे देखो वर्क फंक्शन हो गया। अब काइनेटिक एनर्जी का एक और फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, एक और होता है जिसको बोलते हैं ई वी नॉट, ठीक है। ई यहाँ पे क्या है? चार्ज है, और वी नॉट, वी जहां पे यहाँ पे क्या होता है? इसको हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं भैया स्टॉपिंग पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल, वी को यहाँ पे मैं बोलूंगा स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसको यहाँ पे मैं लगा देता हूं, एच म्यू माइनस वर्क फंक्शन बराबर ई वी, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है? वर्क फंक्शन है, यहाँ पे सॉरी वर्क फंक्शन बोला, ये क्या है? यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल है। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा रहा हूं एच म्यू, तो अब मुझे यहाँ पे वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ एच म्यू बराबर क्या लिखूंगा? एच म्यू माइनस ये और ई वी। चलो अब डाटा सबका मैं यहाँ पे डालता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं डाटा रख रहा हूँ सबका। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ आपको? ये दिया हुआ किसका आपको? ये दिया हुआ आपको सोडियम का। पहले क्या है? सोडियम के बारे में बात कर रहा है। प्रकाश की इतना, टंगस्टन का 4.5 दिया हुआ है, ठीक है। In photoelectric में both are the function, ठीक है। 2.5 tungsten working, but metals are eliminated with ultraviolet same violet, the stopping potential of the tungsten will be इतनी। टंगस्टन का स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो टंगस्टन का स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है? तो 1.8 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे पुट करता हूँ, ठीक है। जगह भी तो नहीं है, ठीक है। यहाँ पे पुट करता हूँ, तो यहाँ पे लिखूंगा एच म्यू माइनस लैम्डा अपॉन क्या लिख सकता हूँ? ई बराबर वी, ठीक है। तो वी यहाँ पे कितना दिया हुआ आपको? 1.8, ठीक है। और एच म्यू आप और माइनस ये लैम्डा, ये वर्क फंक्शन किसका दिया हुआ है? टंगस्टन का। टंगस्टन का कितना भाई? तो टंगस्टन का दिया हुआ आपको 4.5 दिया हुआ है। तो 4.5 यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, और तो एच म्यू बराबर क्या लिखूंगा? और अपॉन ई है, तो ई को मैं इधर ले जाता हूँ। तो ये बेसिकली कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 1.8 ई माइनस 4.5, और ये इधर आ जाएगा प्लस में, तो 4.5 आ जाएगा प्लस में, क्या हो जाएगा? ये ई वी में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको लिखूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 8 5 13, और ये हो जाएगा 6, तो कितना हो जाएगा? 6 4 5 6.3, ये आ जाएगा आपका एच म्यू की वैल्यू, ठीक है, ई वी नॉट की फॉर्म में, ठीक है।
यहाँ पे क्या 6.3 ई नॉट की वैल्यू आ गई। अब मैं बोल रहा हूँ कि अब देखो यही एनर्जी सोडियम के पास भी उतनी होगी। सोडियम क्या भाई, क्योंकि बोला कि सेम वेवलेंथ है, सेम वेवलेंथ है तो सोडियम की जो वेवलेंथ होगी वही वेवलेंथ टंगस्टन की भी है। तो मैंने भैया सिर्फ एच म्यू की वैल्यू निकाल ली है कि किस एनर्जी से ये भैया मेटल के ऊपर क्या कर रहा है, ये टकरा रहा है। ठीक है, तो मैंने टंगस्टन की निकाल ली, उसी वेवलेंथ से हमारा क्या होगा, जो क्या बोलते हैं टंगस्टन सॉरी सोडियम, सोडियम भी उसी एनर्जी से टकराएगा। तो इसके पास भी देखो एच म्यू कितनी हो जाएगी, इतनी ही हो जाएगी। मुझे निकालना क्या, इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना। तो देखो क्या कैसे फॉर्मूला लिखा है, तो यहाँ पे हमने एक रिलेशन यहाँ पे निकाला था क्या, एच म्यू माइनस वर्क फंक्शन अपॉन ई बराबर क्या लिखा था, भी। ठीक है, यही मुझे निकालना है सोडियम के लिए। एच म्यू की वैल्यू कितनी निकाली है 6.3, और वर्क फंक्शन देखो कितना दिया हुआ है इस भाई साहब का, किसका दिया हुआ वर्क फंक्शन, सोडियम का 2.3 दिया हुआ है, 2.3 है, और अपॉन ई। ठीक है, ये मैंने कर दिया इसको। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, तो लगभग देखना 4 के आसपास आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा इसमें, तो आंसर आ जाएगा आपका 4, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट कोई नहीं, आसान था, थोड़ा आसान तो नहीं बोल सकते, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था बट इसको हम लोग बना सकते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर आते हैं कहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 19 पे। चलो क्या बोला गया है, फोटो केमिस्ट्री इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ, चलो ठीक है, प्रकाश रसायन किसके अध्ययन से संबंधित है। देखो फोटो का मतलब क्या होता है, फोटो का मतलब किसके बारे में बात कर रहे हैं, फोटोन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, और केमिस्ट्री का मतलब क्या हो गया, रसायन। तो मतलब कि वैसी केमिस्ट्री जिसमें आपको किसकी जरूरत पड़े, फोटोन की जरूरत पड़े, जिसमें आपको प्रकाश की जरूरत पड़े, तो उसकी स्टडी हम करेंगे इस सेक्शन में। तो मुझे बोला फोटोन की स्टडी के बारे में बात कर रहा है, पिक्चर के बारे में बात कर रहा है। अच्छा एक और बोल दिया गया, अभिक्रिया जो दृष्ट या यूवी प्रकाश के द्वारा अवशोषण के साथ आगे बढ़े, द रिएक्शन दैट प्रोसीड विद द एब्जॉर्बिंग ऑफ द विजुअल लाइट। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। बेसिकली क्या होगा, फोटोन को ये भैया एब्जॉर्ब करेगा तब जाके केमिकल रिएक्शन यहाँ पे शुरू होगी। तो इस वजह से आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की क्या कहानी भाई, 19 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। 20 में क्या बोला गया, एक इकाई समय पे एक इकाई क्षेत्रफल से गुजरने वाले फोटोन की संख्या कहलाती है, द नंबर ऑफ फोटोन पासिंग थ्रू द यूनिट एरिया एंड यूनिट टाइम इज कॉल्ड व्हाट। ठीक है, चलो अब मान लेते हैं कि भैया ये फोटोन है भाई साहब। ठीक है, तो फोटोन दो एरिया में ले लेता हूं। ठीक है, दो एरिया में यहां से फोटोन पास हो रहे हैं, तो मान लेता हूं कि भैया यहां से भाई 5 फोटोन पास आउट हुए, यहां से 3 फोटोन पास आउट हुए, यहां से कितने हुए, 3 फोटोन पास हुए। फोटोन पास आउट होने किसका मतलब क्या हुआ, लाइट कितनी आ रही है अंदर, लाइट कितनी अंदर आ रही है, मतलब कि वो किससे हम नोट कर रहे हैं, फोटोन से। फोटोन जितने जा रहे हैं अंदर आ रहे हैं इस यूनिट एरिया में, यूनिट टाइम में, उसका मतलब ये हुआ कि उतनी ज्यादा लाइट अंदर आ रही है। कम फोटोन आ रहे हैं यूनिट एरिया में, यूनिट टाइम में, इसका मतलब ये हुआ कि लाइट कम आ रही है। तो यहां पे लाइट ज्यादा आ रही है, ठीक है, और यहां पे लाइट कम आ रही है, यहां पे लाइट कम आ रही है और यहां पे लाइट ज्यादा आ रही है। जितने ज्यादा फोटोन आएंगे तो मतलब कि लाइट उतनी ज्यादा आ रही है, जितने कम फोटोन आ रहे हैं उसका मतलब लाइट कम आ रही है, और जितने ज्यादा लाइट आ रही है उसका मतलब लाइट की इंटेंसिटी उतनी ज्यादा है। तो लाइट की इंटेंसिटी उतनी ज्यादा है, तो ऑप्शन नंबर यहां पे क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखें, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दिया है 21। ठीक है, क्या बोला गया, किस प्रकार के दर्पणों पर परावर्तन के नियम मान्य है। ठीक है, ऑन विच टाइप ऑफ मिरर आर द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड। ठीक है, ऑप्शन देख लेंगे, समतल, उत्तल और अवतल, 3 तरह के दर्पण आपको दिए। तो मैं बोलूंगा कोई सा भी दर्पण हो, समतल हो चाहे वो अवतल हो चाहे वो उत्तल हो, कोई भी दर्पण हो, सब में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, वैलिड होता है। बेसिकली मैं रिफ्लेक्शन की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन बेसिकली किस पे रहते हैं, ये हमारे दर्पण पे बेस्ड होते हैं। ठीक है, वही मैं आपकी से बोलूंगा रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का मतलब अपवर्तन जो होता है वो हमारे लेंस पे बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्या बोला गया, अवतल लेंस द्वारा निम्न में से किस प्रकार की छवि बनती है। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म बाय कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस के जरिए कौन सी इमेज बनती है। ठीक है, तो कॉनकेव लेंस की मैं बात करूंगा, कॉनकेव लेंस, तो कॉनकेव लेंस कैसा लेंस होता है, इस तरह से, ये होता है कौन सा, कॉनकेव लेंस होता है। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, अवतल लेंस इसको हम लोग बोल देते हैं।
ठीक है। और ये कौन सा लेंस होता है, ये होता है कॉन्वेक्स लेंस होता है, इसको बोलते हैं उत्तल लेंस बोलते हैं। इससे बारे में पूछा गया किस तरह की इमेज ये बनाएगा, ठीक है। इरेक्ट बनाएगा, इरेक्ट मतलब सीधी, आभासी वर्चुअल बनाएगा, छोटी अच्छा डिमिनिश्ड बनाएगा, चलिए, और मोर देन वन या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अब इस लेंस की मैं बात कर रहा हूं। देखो ये जो लेंस होता है ये हमेशा कैसी इमेज बनाता है, छोटी इमेज बनाता है, बहुत ही छोटी बनाता है। कैसी बनाएगा, सीधी इमेज बनाता है। और कैसी बनाएगा, आभासी बनाएगा, आभासी मतलब काल्पनिक बनाएगा, ठीक है। मतलब कैसी इमेज बन रही है यहाँ पे, हमारी इमेज कैसी बन रही है, डिमिनिश्ड बन रही है। कैसी बन रही है, इरेक्ट बन रही है। और कैसी बन रही है, ये बन रही है वर्चुअल इमेज बन रही है। देखो एक चीज मैं आपको पहले बता देता हूं, जब भी इमेज सीधी बनेगी, जब भी इमेज सीधी बनेगी वो हमेशा इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी, मतलब कि काल्पनिक बनेगी। और जब भी इमेज उल्टी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, वो इमेज हमेशा कैसी होगी, वास्तविक होगी, वो हमेशा रियल होगी। तो ये भैया कैसी इमेज बनाता है, हमेशा और हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएगा। तो वर्चुअल बनेगा तो ऑटोमेटिक इमेज कैसी हो जाएगी, सीधी। और कैसी बनाता है, छोटी इमेज बनाता है। तो भैया छोटी भी बनाएगा, सीधी भी बनाएगा, आभासी भी बनाएगा और छोटी भी बनाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली इसका काम क्या है, ये लाइट को क्या करता है, डाइवर्ट करता है, इसलिए इसको डाइवर्जिंग लेंस के नाम से भी इसको जानते हैं, डाइवर्जिंग लेंस के नाम से जानते हैं। देखो मैं एक फोटो बना देता हूं कैसे बनती है इमेज। ये हो गया आपका डाइवर्जिंग लेंस, ये लाइट को क्या करेगा, डाइवर्ट कर रहा है। मतलब लाइट आई, इसने इसको ऐसे डाइवर्ट कर दिया, ये लाइट आई, इसको इसने ऐसे डाइवर्ट कर दिया। तो इमेज बनाना है हमको, तो क्या ये दोनों लाइनें आपस में जब तक नहीं टकराएंगी तब तक इमेज नहीं बनने वाला। तो मुझे बताओ ये लाइनें कभी आपस में टकराएंगी, कभी नहीं टकराएंगी, कहीं नहीं टकराएंगे, तो इमेज ही नहीं बनेगा। लेकिन मैंने बोला कि नहीं, हम बनवाएंगे, कैसे, जबरदस्ती। जबरदस्ती का मतलब हम काल्पनिक तौर पे हम क्या करेंगे, इमेज को बनाएंगे। तो हमने क्या किया, इन लाइनों को काल्पनिक तौर पे पीछे खींचा और इस लाइन को भी काल्पनिक तौर पे पीछे खींचा और यहां पे दोनों को टकराया। तो यहां पे क्या हो गई, हमारी इमेज बन गई। तो हमारी इमेज कैसी बनी, काल्पनिक रेखाओं की मदद से बनी। और काल्पनिक रेखाओं की मदद से जब भी इमेज बनेगी तो हमेशा इमेज काल्पनिक ही बनेगी, ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भैया, क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया 23। निकट दृष्टि दोष किसे कहा जाता है, ठीक है। किसके बारे में बात है, नियर साइटनेसनेस, ठीक है। निकट दृष्टि दोष, इसी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, इसी को बोलते हैं भैया मायोपिया के भी नाम से हम लोग जानते हैं, मायोपिया। इसमें क्या होता है, तो बेसिकली निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, आपको निकट का ही दिखाई पड़ेगा, सामने का तो आपको दिखाई देगा लेकिन दूर की चीजें आपको दिखाई नहीं देंगी। तो मतलब कि आपको क्या, अच्छा इसी को क्या बोला गया, अच्छा क्या नाम दिया, मायोपिया। अच्छा क्या बोलते हैं इसी को, मायोपिया, इसी को हम लोग बोलते हैं सामने का दिखाई देगा, दूर का दिखाई नहीं देगा। अब यहां मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि मुझे बताए कि मायोपिया क्या का कारण क्या, क्यों मायोपिया हो जाता है। मायोपिया होने का देखो, नॉर्मल आई होती है हमारी ऐसे, अगर किसी व्यक्ति को नॉर्मल आई है तो लाइट आएगी और ये लाइट क्या करेगी, यहाँ पे हमारे रेटिना पे क्या कर देगी, इसको कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे दोनों लाइनें जो होती हैं टकराएंगी, मतलब जहां पे ये मीट होती है, कहां पे, रेटिना पे। तो रेटिना पे मीट होंगी तो यहाँ पे हमारा इमेज बन जाएगा और हमको दिखाई पड़ेगा। रेटिना क्या है, हमारे आंखों का पर्दा है। लेकिन मायोपिया के केस में क्या हो जाता है, तो मायोपिया के केस में क्या हो जाता है कि भैया हमारी आंखें का जो पावर हो जाता है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, बढ़ जाएगा, पावर बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि आंखें जो होती है वो इलोंगेट हो जाती है, खिंच जाती हैं। कैसी हो जाती हैं, इलोंगेटेड हो जाती हैं, इलोंगेटेड हो जाती है, इलोंगेटेड आई बॉल हो जाता है। आई बॉल कैसा हो जाता है, इलोंगेट। तो इलोंगेट हो गया, आई बॉल आपका ऐसा खिंच गया। तो मुझे बताओ खिंचा तो फोकल लेंथ पे क्या असर पड़ा, तो फोकल लेंथ आपका घट गया। फोकल लेंथ घटेगा तो पावर पे क्या असर पड़ेगा, पावर आपका बढ़ गया। तो पावर बढ़ेगा तो मुझे बताओ लाइट कन्वर्जिंग पावर इसका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाएगा तो मुझे बताओ अब लाइट को क्या करेगा, बहुत ज्यादा मोड़ेगा। तो बहुत ज्यादा मोड़ रहा है तो बेसिकली लाइट कहां पे, तो इमेज आपकी कहां बनेगी, तो रेटिना से पहले ही आपकी इमेज बन जाती है। और जब तक ये इमेज तो आपकी रेटिना से पहले ही बन गई, लेकिन ये इमेज आपके रेटिना पे नहीं बनी। और मैंने बोला रेटिना हमारे आंखों का पर्दा है, जब तक पर्दे पे इमेज नहीं गिरी तो आपको दिखाई नहीं देने वाला। तो यहां पे इमेज बन गई तो भैया तब समस्या हो जाएगी, तो आपको दिखाई नहीं देता है। तो इस समस्या का समाधान क्या है, तो हमारे पास एक लेंस है, हम क्या करेंगे, आंखों का पावर बढ़ा है तो पावर को घटा देंगे। पावर को घटाएंगे क्या, तो कौन सा लेंस यूज करेंगे, तो यहां पे यूज किया जाता है एक लेंस का, दैट इज कॉनकेव लेंस का। कौन सा, कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करते हैं, अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। ये क्या करेगा,
पावर को घटाएगा, पावर को इसने घटा दिया और इतना घटा दिया कि लाइन जो होगी यहाँ पे ये बेसिकली हमारे रेटिना पे भाई बन जाता है। ठीक है, तो इसी को बोल देते हैं मायोपिया। मैं बोलूंगा कि किसी व्यक्ति को मायोपिया है तो किस पावर का लेंस पहनेगा, तो भैया वो कौन सा पावर का पहनेगा, माइनस पावर का वो पहनेगा। ठीक है, पावर को घटाना है ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा, क्वेश्चन नंबर आते हैं 24 पे। 24 की क्या कहानी है, विरल माध्यम से प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा, ठीक है, द स्पीड ऑफ लाइट रेयर मीडियम कंपेयर टू द डेंसर मीडियम। ठीक है, तो डेंसर मीडियम में क्या होगी, तो वही मैं बात कर रहा हूं कि बेसिकली मीडियम कैसा है, आपको दिया हुआ है कौन सा, रेयर मीडियम, इधर है डेंसर मीडियम। तो रेयर मीडियम का मतलब कि मान लेता हूं कि ये एयर है, ठीक है, और यहाँ पे नीचे मान लेता हूं क्या है मेरा, वाटर है। ठीक है, ये मान लेता हूं कि एयर है यहाँ पे, और नीचे में क्या मेरा दिया हुआ वाटर है। ठीक है, अब एयर वाटर, लाइट कहां जा रही है, एयर से जा रही है वाटर की तरफ। ठीक है, यही बोला गया है, कहां से जा रही है, रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। ठीक है, तो रेयर मीडियम, अच्छा रेयर और डेंसर मीडियम में आपको कंपेयर करना है। तो मुझे बताओ एयर में स्पीड क्या होगी लाइट की, ज्यादा होगी, वाटर में क्या होगी, कम होगी। क्यों भैया, क्योंकि डेंसर है, जितना ज्यादा डेंस होगा एयर को वो उतना रोकेगा। मैंने बोला कि ये जो माध्यम होते हैं ये एयर को क्या करते हैं, रोकने का काम करते हैं। एयर के पार्टिकल थोड़े दूर दूर हैं तो कम रोकेंगे, वाटर के पार्टिकल थोड़े पास हैं तो और ज्यादा रोकेंगे। तो ज्यादा रोकेंगे तो लाइट की स्पीड कम हो जाएगी। किस में कम होगी, वाटर में। किस में ज्यादा होगी, एयर में। ठीक है, तो मैंने बोला कि इसमें रेयर मीडियम में स्पीड ज्यादा होगी, इसमें क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और इसमें क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो बोला गया कि स्पीड, तो विरल माध्यम में प्रकाश के साथ सघन माध्यम से क्या होगी, तो मुझे बताइए क्या हो जाएगी, अधिक होगी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या मिला, समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब सदा, ठीक है, इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर इज ऑलवेज, प्लेन मिरर से बनाया गया जो इमेज होता है हमेशा कैसा होगा। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं, रियल, वर्चुअल रियल, रियल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। चलो भाई साहब यहाँ पे देखते हैं, समतल दर्पण की बात मैं कर रहा हूं। समतल दर्पण का मतलब कौन सा दर्पण, ठीक है, प्लेन मिरर की मैं बात कर रहा हूं। प्लेन मिरर का मतलब भी क्या होता है, वही मिरर जिसको आप रोज देखते हैं, जहां पे अपने आप को रोज निहारते हैं, है कि नहीं, आप अपने आप को निहार रहे हैं। निहारने का मतलब जब भी आप सुबह सुबह तैयार होकर निकलते हैं तो भैया अपने आप को निहारते कि भाई अपना देखते हैं कैसे हम देख रहे हैं। वो जो दर्पण का इस्तेमाल करें वो कौन सा दर्पण है, वो है प्लेन मिरर, दैट इज समतल दर्पण। अब समतल दर्पण में कैसा इमेज बनता है, तो मान लेता हूं कि भैया इमेज कैसा भी बना, तो मैं बोलूंगा कि भैया देखो इमेज आप जैसे यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, तो भैया इमेज भी इसमें कैसा बनेगा, ऐसे ही खड़े रहेंगे। तो इमेज कैसी बनेगी, सीधी बनेगी कि उल्टी बनेगी, तो हमेशा इमेज कैसी बनेगी, सीधी बनेगी। और अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि जब भी इमेज सीधी बने तो वो इमेज कैसी होगी, रियल या वर्चुअल, वास्तविक या काल्पनिक। तो हमेशा जब भी सीधी बनेगी तो इमेज कैसी बनेगी, हमेशा काल्पनिक बनेगी, आभासी बनेगी, आभासी बनेगी, दैट इज वर्चुअल इमेज बनेगी। ये मैंने बताया। और देखो ये भाई, तो यही मैं ऑप्शन में देख लूंगा, तो इमेज बोला रियल बनेगी, ये तो खत्म। आभासी और वास्तविक, वास्तविक इमेज बनेगी तो भैया यहाँ पे तो ये भी खत्म हो जाएगा। वास्तविक और सीधी ये भी खत्म हो जाएगा। आभासी और सीधी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। कुछ नहीं करना था, मैं बार बार बोल रहा हूं, जब भी इमेज सीधी बनेगी तो अब वर्चुअल बनेगी, ठीक है, और जब भी इमेज उल्टी बनेगी तो कैसी बनेगी, वास्तविक बनेगी। बस ये ट्रिक तुमको याद करना है, बस खेल खत्म। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 को, तेल लगा कागज होता है, ऑयल्ड पेपर इज, ठीक है, चलो ये भी क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, बताओ, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, बताओ क्या बोला है, ट्रांसपेरेंट होगा, ठीक है, अपारदर्शक होगा, पारभाषक होगा, या इनमें से कोई नहीं। मुझे बताओ क्या ट्रांसपेरेंट हो सकता है, पूरी तरह से नहीं। अपारदर्शक हो सकता है, नहीं। कैसा होगा, पारभाषक होगा। मतलब पारभाषक का मतलब क्या, तो ना तो आप देखो जब भी आप कागज में थोड़ा सा तेल लगाएंगे तो देखेंगे तो पूरी तरह से वो ट्रांसपेरेंट की तरह काम नहीं करेगा। मतलब कि चीजें आगे में देखें पूरी आपको सही ढंग से आपको दिखाई नहीं पड़ेगी, पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। आप पूरी तरह से क्या बोलते हैं, अपारदर्शक भी नहीं होता, थोड़ा थोड़ा आपको दिखाई पड़ता है, मतलब थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला दिखाई देता है। मतलब कि ये थोड़ा सा पारदर्शक होता है और थोड़ा सा कैसा होता है, अपारदर्शक होता है। दोनों नेचर इसमें रहते हैं, तो इसी वजह से ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो बताओ प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, 2 नियम है। कौन कौन से नियम है भाई, तो पहला नियम क्या बोलता है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टर रे एंड नॉर्मल और अलाइन इन सेम प्लेन। पहला नियम यही बोलता है।
दूसरा नियम क्या बोलता है, इंसिडेंट एंगल आपतित कोण इज ऑलवेज इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव एंगल, मतलब कि आपतित कोण परावर्तित कोण के बराबर होगा। मतलब ये हो गया हमारा सरफेस, ये हो गया सरफेस, लाइट आ रही है, टकराई, तो ये जो एंगल बनेगा इसको बोलते हैं हम लोग लंबवत, ठीक है, या इसी को हम बोल देते हैं नॉर्मल, मैंने इसको बोल दिया, ठीक है। तो ये जो एंगल होगा, ठीक है, इसको एंगल 1 माना और इसको मैंने एंगल 2 माना। ये कौन सी रे है, आपतित किरण है, और आपतित किरण और लंबवत के बीच में जो एंगल बनेगा इसको हम क्या बोलेंगे, आपतित कोण बोलेंगे, इसी को मैं बोलूंगा इंसिडेंट एंगल बोलूंगा, ठीक है। और इसको क्या बोलूंगा, रिफ्रैक्टिव रे और लंबवत के बीच, ठीक है, जो एंगल बना है उसको क्या बोलूंगा, रिफ्रैक्टिव एंगल बोलूंगा। ये दोनों हमेशा बराबर होंगे, पहला। दूसरा, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टिव रे, नॉर्मल और अलाई सेम प्लेन, मतलब कि अगर मैं एक्स वाई प्लेन की बात करूं तो ये सब के सब एक्स वाई प्लेन में। कितने नियम है, 2, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें भाई, क्वेश्चन नंबर देखते हैं कौन सा, क्वेश्चन नंबर है 28। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होगा, ठीक है। तो मुझे बताओ, आकाश वो देख रहा है, आसमान को देख रहा है, तो कैसा नजर आएगा, तो हमेशा और हमेशा कैसा नजर आएगा, तो ब्लैक ही नजर आएगा। क्यों ब्लैक क्यों नजर आए, क्योंकि आसमान से जब आकाश को देखेगा तो वजह मुझे बताओ, क्या आसमान से जब उसने सॉरी स्पेस से जब आसमान को देख रहा है तो स्पेस में किसी तरह के एयर पार्टिकल है ना, क्या ऑक्सीजन है ना, कोई एयर पार्टिकल ही नहीं है वहां पे। जब कोई एयर पार्टिकल ही नहीं है तो कोई लाइट को स्कैटर करेगा, प्रकीर्णन करेगा लाइट का, कोई नहीं करने वाला। तो कुछ भी लाइट ना तो स्कैटर होगी, कोई प्रकीर्णन नहीं होगा, तो इस वजह से वहां पे हमको आसमान कैसा नजर आएगा, ब्लैक नजर आएगा। अगर किसी भी लाइट का मतलब अगर मान लेते ब्लू लाइट का ही स्कैटर हो जाता, या कोई किसी भी लाइट, कोई भी लाइट स्कैटर हो जाती, चाहे ब्लू हो रेड हो कोई सी भी, तो वो उस नजर का आता है। किसी भी कोई भी लाइट स्कैटर ही नहीं हो रही है, जब कोई भी लाइट स्कैटर नहीं है तो कैसा नजर आएगा आपको, ब्लैक नजर आएगा। तो आपको आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलो, स्नेल्स का नियम का गणितक रूप कौन सा होता है, व्हाट इज द मैथमेटिक फॉर्म ऑफ द स्नेल्स लॉ। तो मैथमेटिक फॉर्म क्या होता है स्नेल्स लॉ का, तो मैं बताऊंगा। तो स्नेल्स भाई साहब ने एक लॉ दिया था, दैट इज साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू। म्यू यहां पे क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है। तो साइन आई बाई साइन आर, साइन आई क्या है, इंसिडेंट एंगल, ठीक है, का साइन फॉर्म, और रिफ्रैक्टिव रे का साइन मैंने लिया, ठीक है। जैसे कि मान लेता हूं कोई रे है, यहां से भाई साहब आई और यहां से रिफ्रैक्ट हो गई, तो ये मैंने कौन सा, आपतित कौन है, ये लंबवत है, ये कौन सा है, लंबवत है, ये कौन सा है, रिफ्रैक्टिव, ठीक है। अपवर्तन ये कौन सी है, रे है। इनके बीच का एंगल मैंने थीटा लिया, इसको मैंने लिया, तो इसको मैंने लिखूंगा साइन थीटा मैंने लिख लिया, और इसको मैंने लिख लिया साइन थीटा 2। तो साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, या इसी को मैं साइन आई लिख सकता हूं, ठीक है, और इसी को मैं लिख सकता हूं साइन आर लिख सकता हूं। इन दोनों का रेशियो हमेशा क्या होगा, हमेशा और हमेशा कांस्टेंट रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। मतलब कि साइन आई बाई साइन आर का रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। वो कांस्टेंट किसके बराबर होता है, तो म्यू के बराबर होता है, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसी को बोलते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी। इस भाई साहब को एक और नाम से भी जानते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ऑप्टिकल डेंसिटी के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं, ठीक है। म्यू मतलब ऑप्टिकल डेंसिटी, मतलब कितना मीडियम हमारा डेंस है, ठीक है। ऑप्शन पे आते हैं, म्यू इज इक्वल टू द साइन ऑफ द एंगल इंसिडेंट डिवाइडेड बाय साइन ऑफ द एंगल रिफ्रैक्शन, यही बोल रहा है। तो वही तो मैं बोल रहा हूं कि म्यू जो है किसके बराबर होगा, साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ कौन सा, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन साइन आई बाई साइन, वही तो मैंने लिखा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, दूसरा देखने की जरूरत ही नहीं है। चलो आगे आते हैं नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। क्या बोला गया, निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होगी, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम। बताओ क्या हो सकता है, एयर, वाटर, जल, ठीक है, कहां पे, एयर में, वाटर में, ग्लास में, या डायमंड में, ठीक है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 50 बार मैं अभी तुमको बताया मैंने कि मीडियम जितना डेंस होगा लाइट की स्पीड उतनी कम होगी, मीडियम जितना हल्का होगा, जितना कम डेंस होगा लाइट उतनी ज्यादा होगी। तो मुझे बताओ सबसे ज्यादा किस में होगी, वैक्यूम में, उसके बाद एयर में, उसके बाद वाटर में, उसके बाद ग्लास में। तो पूछा गया सबसे अधिकतम किस में होगी, तो सबसे ज्यादा किस में हो जाएगी, एयर में होगी, उसके बाद किसकी होगी, वाटर में, उसके बाद ग्लास में, उसके बाद डायमंड में। अच्छा, ग्लास और डायमंड की मैं बात करूं तो दोनों में सबसे ज्यादा लाइट की स्पीड किस में होगी, तो ग्लास में ज्यादा होगी, उसके बाद डायमंड में होगी, ठीक है।
डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, ये एग्जाम में पूछा गया है। तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 2.42 के आसपास होता है, ठीक है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसी क्वांटिटी है, यूनिट लेस क्वांटिटी होती है, यूनिट लेस क्वांटिटी है ये, ठीक है, यूनिट लेस और कैसी है, डायमेंशन लेस भी है। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज ए डायमेंशन लेस या यूनिट लेस। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है, यूनिट लेस क्वांटिटी मतलब इसकी कोई यूनिट नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या बोला गया है। एक ऑप्टिकल फाइबर के कोर को, अच्छा अपवर्तन कोर 1.5 है, ठीक है, और क्लैडिंग का अपवर्तन 1.45 है, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर का संख्यात्मक अपर्चर है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कोर ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर इज 1.5, ठीक है, कोर का कितना देगा 1.5। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द क्लैडिंग इज 1.4, द न्यूमेरिकल ऑपरेटर ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर इज, ठीक है। अब देखो इसको कैसे निकालते हैं, देखो क्या पूछा गया आपको, न्यूमेरिकल एपरेचर ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर। तो इसको देखो कैसे, इसको मैं एन से रिप्रेजेंट करता हूं, मैंने इसको एन से रिप्रेजेंट किया है। अब भाई साहब किसका दिया हुआ आपको, कोर का दिया हुआ है कितना 1.5 और क्लैडिंग का कितना दिया हुआ है 1.5। तो कुछ नहीं करना है, मैं क्या करूंगा, कोर का जो होगा उसको मैं स्क्वायर करूंगा, माइनस जो क्लैडिंग का दिया हुआ है उसका भी मैं क्या करूंगा, स्क्वायर करूंगा, और इन दोनों को स्क्वायर करके अंडर रूट डाल दूंगा, ये मेरी एन की वैल्यू आ जाएगी। और यहां पे इसको जब फाइंड आउट करोगे इसका आंसर, तो आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। फाइंड आउट करके देखना इसका, ठीक है। तो ये आपकी मैथमेटिक्स यहाँ पे आपकी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करना है, दोनों का माइनस करके अंडर रूट लगेंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 3.8 इसका आंसर आ जाएगा। निकालने का तरीका कैसा है, कोर का जो आपको दिया हुआ है, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक उसका स्क्वायर करना है, माइनस जो क्लैडिंग दिया है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसको स्क्वायर करना है और अंडर रूट लगा देना है, तब इसका यहां पे आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ कुछ क्वेश्चन थोड़े से अच्छे लेवल के हैं, बाकी तो भाई वही है, ठीक है। चलो आते हैं भाई, दृश्यमान प्रकाश के लिए जल का परावर्तित स्थिरांक क्या था, अच्छा द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द वाटर फॉर विजुअल लाइट, ये तो बेसिकली क्या है 1.7 होता है, ये तो भाई आपका फैक्चुअल बेस्ड है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1.77। अगला देखते हैं क्या बोला गया, निर्वात में प्रकाश की चाल, ठीक है, निर्वात में स्पीड ऑफ वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो मुझे बता सबसे ज्यादा लाइट किसमें, लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा किसमें होती है, वैक्यूम में, और कितनी होती है 3 लाख किलोमीटर, 3 इंटू 10⁸, ठीक है, ये होती है स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, मीटर पर सेकेंड होती आती है। तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड किसमें होगी, इसी में होती है, किसमें, वैक्यूम हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। तो बहुत ही आसान था ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखें भाई, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहानी है। प्रकाश की किरण का अभिलंब से 60 के कोण पर समतल दर्पण पे आपतित होता है, तो दर्पण द्वारा परावर्तन का कोण बताइए, ठीक है। ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन प्लेन मिरर, ठीक है, ठीक है, मिरर एट द एंगल ऑफ 16 फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड बाय द मिरर इज, बहुत ही आसान क्वेश्चन, ठीक है, कुछ करना ही नहीं है इसमें। यहां पे देखो क्या बोला गया कि इंसिडेंट, मैंने आपको बोला था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमने अभी देखा था, उसमें मैंने बोला था इंसिडेंट एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव, कौन सा रिफ्लेक्शन एंगल, ये अगर रिफ्रैक्शन हुआ तो इंसिडेंट एंगल जो होता है वो रिफ्लेक्शन एंगल के बराबर होता है, ये हमेशा होता है। जैसे कि यहाँ पे भाई साहब इंसिडेंट एंगल मान लेता हूं कि ये θ1 है और इसको मैंने θ2 माना है, तो θ1 इज इक्वल टू ऑलवेज θ2 हो जाएगा। आपको क्या दिया हुआ, अभिलंब से 60, मतलब कि आपको इंसिडेंट एंगल की वैल्यू कितनी दी हुई है, इंसिडेंट एंगल की वैल्यू दी है 60, तो भैया ये 60 हो गया, ये एंगल 60 है, तो मुझे बताओ ये एंगल 60 नहीं होगा, ऑफ कोर्स ये भी 60 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है, आसान क्वेश्चन था, ठीक है। अच्छा मुझे एक कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताना कि मान लेते हैं कि कोई भी लाइट आ रही है और रिफ्लेक्ट हो रही है, ये एंगल मैंने आपको 30 दिया हुआ है, तो मुझे इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टिव एंगल का मान बताइएगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में मुझे जवाब दो इसका, ठीक है, दोनों का। इंसिडेंट एंगल मैंने 30 रखा है इसका, ठीक है, ये रे आई इससे सतह से एंगल मैंने 30 लिया है, तो अब यहां पे जो इंसिडेंट एंगल बनेगा और रिफ्लेक्टिव एंगल बनेगा, आपतित कोण और परावर्तित कोण जो बनेगा उसकी वैल्यू क्या होगी बताना इसको। तो क्वेश्चन नंबर 34 पे आ गए, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भैया, क्वेश्चन नंबर आते हैं यहाँ पे। एक कांच की पट्टी की मोटाई टी है, ठीक है, टी मीटर है, और पट्टी का अपवर्तन म्यू मतलब एन दिया हुआ। यदि प्रकाश की चाल सी है
तो कांच की पट्टी को पार करने में लगने वाला समय क्या है? मतलब मान लेता हूं कि ये कोई ग्लास है, ठीक है, सपोज दैट आपने ग्लास मान लिया, इसका आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब कि अपवर्तक ना कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, सॉरी क्या दिया हुआ है, एन दिया हुआ है। तो मैंने भैया एन मान लिया, चलो भाई इसको एन मान लेते हैं, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, इसकी मोटाई टी दी हुई है, मतलब इसकी मोटाई टी दी हुई है, ठीक है। और यदि प्रकाश की चाल सी है, मतलब कि लाइट यहां से पास हो रही है इससे, और लाइट की स्पीड कितनी दी हुई है, सी, तो कितने समय में इस भाई साहब को ये क्या करेगा, पार कर जाएगी, ये लाइट कितने देर में पार कर जाएगी, ठीक है। यही आसान क्वेश्चन है। तो भैया फाइंड आउट करते हैं, क्या कहानी है। तो मुझे बताओ स्पीड आपको फाइंड आउट करनी, क्या सॉरी क्या फाइंड आउट करना है, आपको समय निकालना है। और समय का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता है, दूरी बाय चाल, यही तो होता है, दूरी बटे चाल, समय यही है। दूरी कितनी, अब इस लाइट को यहां से यहां जाना है, तो भैया मुझे बताओ कितनी दूरी तय करेगा, तो टी, जितनी इसकी मोटाई है, सिंपल सी बात है। तो दूरी कितनी है इसके लिए, टी। चाल निकालना है, चाल कितनी दी हुई है। अब देखो भैया यहां पे एयर था, यहां पे क्या है, ये बेसिकली आपको एक मान लेते हैं कांच का टुकड़ा है, कांच का ये बना हुआ है। तो मुझे बताओ लाइट की स्पीड यहां पे कम होगी या ज्यादा हो जाएगी, तो लाइट की स्पीड कम हो जाएगी, क्योंकि यहां पे कुछ ना कुछ तो माध्यम कैसा हो गया, ये माध्यम कैसा हमारा डेंस माध्यम है, ठीक है, सघनन माध्यम है। तो यहां पे स्पीड कम हो जाएगी, तो कितनी कम होगी, तो मैंने बोला कि C अपॉन जो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n, इतनी हो जाएगी। तो अब इसको फाइंड आउट करते हैं, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, टी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसा Tn अपॉन C, इतना टाइम लगेगा लाइट को पास करने में इससे। तो आंसर क्या हो जाएगा, Tn/c। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरह से इस सबको टैकल करना है। चलो आते, क्या बोला गया, किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है, द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन ए मीडियम इज, अच्छा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब इसके बारे में बात कर रहा, तो यही मैं क्या बोलूंगा, वही साइन आई बाई साइन आर, ठीक है, साइन आई बाई साइन आर, यही देखेंगे। तो भैया देख लेते हैं, साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट डिवाइडेड बाय साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो साइन इंसिडेंट, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। पहला ही ऑप्शन आपको मिल गया, दूसरे को देखने की जरूरत ही नहीं है। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आते हैं भाई कौन सा, 37। क्या बोला गया है, द लेंस फॉर्मूला, ठीक है, लेंस फॉर्मूला पूछा गया, ठीक है। लेंस फॉर्मूला क्या होता है, तो लेंस फॉर्मूला की बात करो तो क्या होता है भाई, 1/v 1/-1/b अपॉन -1/u बराबर 1/f, ये होता है हमारा लेंस फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला पूछा जाएगा तो 1/b प्लस 1/u अपॉन 1/f, ये हो जाएगा आपका मिरर का, और ये हो जाएगा आपका लेंस का। क्या पूछा है, लेंस के बारे में पूछा है, तो भैया आंसर क्या हो जाएगा, 1/b, तो ऑप्शन नंबर देखो पहला ही आपको मिल जाएगा, दूसरे की तरफ देखना, ये हो जाएगा आपका लेंस का फॉर्मूला हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मिरर का फॉर्मूला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। यहाँ तो कोई समस्या नहीं है, ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा। देखो मैंने बोला हूँ कि कुछ ही आपने देखोगे, मात्र मुझे लगता है कि अभी तक 4 या 5 ही 4 क्वेश्चन ऐसे मिले हैं जो थोड़े से अच्छे लेवल के, बाकी जितने क्वेश्चन थे सभी आसान है, ठीक है। तो अभी देखो अब ठीक है, ये थोड़ी सा आसान क्वेश्चन है। देखो मैं बोल रहा हूँ कि आने वाला जो एग्जाम है आपका, ठीक है, टीचर का, उसमें भी देखो क्वेश्चनों का लेवल बहुत ही अच्छा होने वाला है, ठीक है, ये बात एकदम तय है। क्योंकि अभी कुछ सालों में, मतलब इसी साल जितने भी एग्जाम नहीं है बीपीएससी ने, तो क्वेश्चनों का लेवल बहुत ही अच्छा रखा, खास करके साइंस का, इसलिए आपको मेंटली पूरी तरह से तैयार होना पड़ेगा इस तरह के क्वेश्चनों के लिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि बस आपने बस एक बार लाइन, मतलब वहां पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाएगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा, सोचने वाले क्वेश्चन आएंगे, ऐसा नहीं कि पढ़ा एकदम टिक मार के निकल ना, ऐसा क्वेश्चन आने वाले नहीं है, सोचना पड़ेगा। जब तक आप सोचने की क्षमता को नहीं बढ़ाएंगे तब तक क्वेश्चन को टैकल नहीं कर सकते, ठीक है। आते हैं, किसी कार के हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में कौन सा होता है, अच्छा, द मिरर यूज इन द हेडलाइट ऑफ द कार इज विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो भैया कौन सा, तो आपके बारे में हेडलाइट, तो भाई साहब जो कार है, तो कार की हेडलाइट देखो कैसे रहती है, ऐसे, और यहां से भैया लाइट कैसे निकलती है, आगे की तरफ निकलती है। जैसे टॉर्च की मैं बात करूं, टॉर्च में वही खेल खेला जाता है जो हेडलाइट में। तो ये बेसिकली कौन सा सरफेस होता है, ये होता है आपका कॉनकेव होता है। ये कॉनकेव का मतलब क्या होता है, ये अवतल दर्पण यहाँ पे यूज किया जाता है, तो अवतल दर्पण यहाँ पे यूज किया जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, क्या बोला गया, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणें अधिकांश अपवर्तन कहां होता है, द मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट रे एंटरिंग द आई अकर एट, ठीक है, कॉर्निया,
अभिनेत्र लेंस पे, नेत्रेन पे या दृष्टि पटल पे। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं कि भैया ये हमारी आंख है, तो हमारी आंख है भैया, तो हमारी आंखों में देखोगे भैया क्या होता है, तो आंख की अगर हम बात करें तो आंख का जो सबसे बाहरी हिस्सा होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्निया बोल देते हैं। और कॉर्निया कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी। तो यहां से क्या हो जाती है, लाइट इंटर करती है और मैक्सिमम लाइट कहां पे रिफ्लेक्ट होती है, इसी कॉर्निया वाले हिस्से में। तो आंख का सबसे आगे वाला हिस्सा होता है जिसको हम कॉर्निया बोलते हैं। तो यही पे तो कॉर्निया से ही क्या हो जाती है, कॉर्निया जो होती है वहीं से लाइट मैक्सिमम क्या होती है, रिफ्लेक्ट करते हुए अंदर जाती है। आपने देखा होगा बहुत सारे व्यक्ति, अक्सर जितने भी व्यक्ति आपने अंधे होंगे, बहुत सारे आप व्यक्ति को देखते हैं जो दृष्टिहीन होते हैं, आंखों से उनको नहीं दिखाई पड़ता है। तो उन सभी केसों में, मैक्सिमम केस में अगर देखा जाएगा तो वे अंधे क्यों हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह होती है कॉर्निया का डैमेज होना। कॉर्निया उनका डैमेज हो जाता है, और कॉर्निया डैमेज हो जाएगा तो मुझे बताओ लाइट इंटर ही आंख में नहीं कर पाएगी। जब लाइट इंटर आंख में नहीं कर पाएगी तो फिर उस व्यक्ति को दिखाई कैसे देगा। तो कॉर्निया भाई साहब डैमेज होता है, मैक्सिमम व्यक्ति जो अंधे होते हैं। और कभी आपने देखा जो आंखों को, आंख डोनेट जो व्यक्ति करते हैं, अपनी आंखों को डोनेट करता है, तो उसमें किस हिस्से को ट्रांसप्लांट किया जाता है, ठीक है, ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो कॉर्निया जो होता है उसी को ट्रांसप्लांट किया जाता है दूसरे व्यक्ति में। अगर मान लेते हैं आंख का लेंस खराब भी हो गया है, ठीक है, आंख का जो लेंस होता है वो खराब हो गया तो उसमें कोई दिक्कत है, उसको हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मोतियाबिंद आपने नाम सुना होगा, ठीक है, मोतियाबिंद। ठीक है, तो मोतियाबिंद में क्या होता है, आंख का जो लेंस होता है वो थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है, उसकी जो प्रोटीन होते हैं वो टूट जाता है और एक जगह क्या हो जाते हैं, टूटने के बाद एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। तो बेसिकली धुंधलापन आपको उस व्यक्ति को देखने आता है, क्योंकि लाइट को क्या करता है, वो ढंग से क्या करता है, रिफ्रैक्ट नहीं कर पा जाता है। ठीक है, यहाँ पे प्रोटीन टूट जाता है और एक ही जगह इकट्ठा हो जाते हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म में जाते हैं। तो जिसकी वजह से उस व्यक्ति को धुंधला दिखाई देता है। आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर क्या करेगा, इस लेंस को हटा देगा। वो सीधे आपसे पूछेगा कौन सा लेंस लगवाना है, अमेरिकन लेंस लगवाना है कि इंडियन लेंस लगवाना है। ठीक है, यही पूछेगा। इंडियन लेंस थोड़ा सस्ता है, ठीक है, और अमेरिकन लेंस थोड़ा सा महंगा। ठीक है, जिस व्यक्ति ने लगाया उसको पता होगा। ठीक है, तो ये लेंस वहां पे चेंज कर देगा, वो ठीक हो जाएगा। लेंस ऑप्शन में हमारे हाथ में है, कॉर्निया हमारे हाथ में नहीं है। कॉर्निया को हम नहीं अभी तक बना सकते। कॉर्निया बेसिकली किसी व्यक्ति का डैमेज हो गया वो परमानेंटली अंधा हो जाएगा। जब तक किसी व्यक्ति ने डोनेट की आंख को, उसका कॉर्निया जब तक ट्रांसप्लांट नहीं किया जाएगा तब तक वो व्यक्ति देख नहीं पाएगा। ठीक है, तो कॉर्निया का ही ये खेल होता है। चलो आते हैं नेक्स्ट में क्या कहानी है, क्वेश्चन नंबर 40। ठीक है, तो क्या बोला गया, अगर किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f है तथा वक्रता त्रिज्या r है, तो द फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर इज f एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज r, देन f बराबर r/2। ठीक है, ये f बराबर r/2। ठीक है, यहाँ पे ये बाय मिस्टेक आ गया। ठीक है, f बराबर r/2, f बराबर 2r, f बराबर 3r, f बराबर इनफिनिट। अब मैं बोलूंगा कि कोई भी लेंस होता है, ठीक है, मान लेता हूं कोई भी मेरा ये दर्पण है। ठीक है, क्या बोला गया, दर्पण। ठीक है, कोई भी दर्पण मैंने लिया, अवतल दर्पण लिया, मैंने ले लिया ये अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण को मुझे बनाना था तो मैंने क्या किया, एक स्पेयर लिया। ठीक है, स्पेरिकल ग्लास लिया, स्पेरिकल ग्लास को मैंने तोड़ा। ठीक है, अब मुझे बताओ स्पेरिकल ग्लास लूंगा तो इसका कुछ ना कुछ सेंटर होगा। मैंने मान लिया इसका सेंटर सी है, ये सेंटर मैंने सी ले लिया। अभी देखो मैंने ग्लास नहीं बनाया, मैंने क्या किया, एक स्पेरिकल ग्लास लिया। तो स्पेरिकल ग्लास लिया, इसका सेंटर मान लिया मैंने सी, ये सी हो गया। इसकी रेडियस कितनी हो गई, आर। अब मैं इस रेडियस को दो ही अलग अलग बराबर हिस्सों में बांटूंगा। तो मतलब ये कौन सा पॉइंट है, मिड पॉइंट है। और इस मिड पॉइंट को यहां से यहां तक की जो दूरी है, इस मिड पॉइंट की वही दूरी यहां से यहां तक होगी। और इसी दूरी को मैंने क्या नाम दे दिया, इसी को मैंने नाम दिया फोकल लेंथ नाम दे दिया, फोकल दूरी हो गई। मतलब कि फोकल लेंथ की दूरी, फोकल और रेडियस के बीच में क्या रिलेशन है, तो बोलूंगा भैया आर बराबर क्या लिखूंगा, f/2 लिखूंगा। यहां से आपको नजर आ रहा है, आर बराबर क्या लिखूंगा, f/2 लिखूंगा, यही लिख सकता हूं। अब मैंने क्या किया, इसको यहां से काटा और काटने के बाद यहां पे मैंने पॉलिश कर दिया इसको। अब मुझे बताओ कि भैया किससे हम पॉलिश करते हैं। मान लीजिए जो मुझे ग्लास से मिरर बनाना है, ग्लास से दर्पण बनाना है, तो आपने देखा होगा अक्सर ग्लास में जब भी आप दर्पण देखो पीछे देखेंगे कि किसी चीज की पॉलिशिंग रहती है। किसकी रहती है, ये रहती है किसकी, सिल्वर नाइट्राइड AgNO3 की भैया पॉलिशिंग की जाती है, तब जाके वो मिरर बनता है। तो मैंने इसकी पॉलिशिंग कर दी, अब ये इस तरह का ये भैया हमारा ग्लास बन गया। कौन सा बन गया, दर्पण बन गया, कौन सा, अवतल दर्पण। और यही मैं अगर यहां पे पॉलिशिंग कर दूं तो यहां पे पॉलिशिंग कर दूंगा तो यहां पे जो पॉलिशिंग करने के बाद जो मेरा मिरर बनेगा, ये कौन सा बनेगा, ये बन जाएगा उत्तल दर्पण बन जाएगा। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा, अगर अवतल दर्पण का फोकल दूरी f है और वक्रता तेज r है
तो फोकल लेंथ क्या होगी, तो फोकल लेंथ हो जाएगी एफ बराबर आर बाय 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो एफ बराबर आर बाय 2 आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलो तो यहीं तक थे हमारे, ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज अभी तक। हमने अभी 40 ही क्वेश्चनों को डील किया है। मैं बोल रहा हूँ कि अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं ऑप्टिक्स में, बेसिकली मैम टॉपिक वाइज ही अभी यहाँ पे चलेंगे, तो ऑप्टिक्स के जितने भी क्वेश्चन आए हैं अभी हमने देखा, और भी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है इसका एक और पार्ट 2 आएगा, और पार्ट 2 में बेसिकली हम ऑप्टिक्स को पूरी तरह से कवर कर लेंगे। तो जितने भी क्वेश्चन थे ऑप्टिक्स के उसको हम कवर करेंगे, उसके बाद सेक्शन वाइज टॉपिक वाइज हम लोग चलेंगे ताकि आपको सहूलियत हो। बेसिकली आपने कोई भी टॉपिक, जैसे आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा, ऑप्टिक्स ही पढ़ा या आपने हिट पढ़ा या इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा, कुछ भी पढ़ा, तो आपको बेसिकली एक इस सीरीज के माध्यम से आपको टॉपिक वाइज अपने आप को रिवाइज करने का एक तरीका मिल जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बोलता हूं कि प्रीवियस ईयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रीवियस ईयर्स के जरिए ही आप अपने क्वेश्चन के पैटर्न को, आने वाले एग्जाम के क्वेश्चन के पैटर्न को समझ पाते हैं। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखना, रिपीट भी बहुत ज्यादा करें। तो सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डील कीजिए। प्रॉब्लम हो रही है, समस्या हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पे प्लेटफॉर्म हमारे पास है, परम आईएएस ऑफिसर, यहाँ पे प्लेटफॉर्म आपके लिए अवेलेबल है। बहुत ही जल्द हम लोग यहाँ पे, मैं बोल रहा हूँ कि हम यहाँ पे आप लोग के लिए एक कोर्स लेके आ रहे हैं जहां पे एकदम जीरो से चीजों को स्टार्ट करूंगा मैं। ये हमारी जो भी टीम है जीरो से स्टार्ट करेंगे चीजों को, और एकदम आपको हीरो बनाने की कोशिश करेंगे। मतलब कि मैं बोल रहा हूं कि एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम से इधर से उधर होने वाला नहीं है, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं। ठीक है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा हमारे साथ जुड़ना रहेगा। ठीक है, और हमारा ये चैनल आपको अगर सही मायने में ऐसा लग रहा है कि आपके लिए काफी बेनिफिशियल है, तो इस चैनल को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।